Assalamu alaikum, everybody. Uh, Welcome to yet another गपशप। मुझे एहसास है कि बहुत से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम चल रहे हैं और लेकिन कभी कभार ये अच्छा होता है कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से बाहर भी चीज़ों को देखें। कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे, और जो बोरियत हो जाती है पढ़ते पढ़ते, उसका भी एहसास कुछ कम होता है। अ, मुझे ये बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शहजाद बुगटी, उनके भाई की तबीयत कुछ नासाज है। और मुझे अभी डिटेल्स नहीं मालूम चली है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके साथ पहले भी। और उनके एक भाई को तो 2-3 महीने पहले उठा लिया गया था, और वो भी एक इशू चल रहा था उनके साथ। फिर वहाँ पे जब इस्लामाबाद में जो हंगामा, वो गए थे ये लोग अपनी अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए, उसके अंदर भी कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे इस्लामाबाद में। तो अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए दुआओं में याद रखें आप उनको। अ, अच्छा, ये आज की गपशप जो है हमारे बहुत ही अजीज साथी, हमसे सीनियर डॉक्टर अजमल अंसारी साहब के साथ है। डॉक्टर साहब ने मैं अगर आपको बनवाना शुरू करूं, जब से हम यहाँ पे हम अमेरिका में आया हूं मैं, तो मेरा ख्याल है जो पहला ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट की थी एनईडी के लिए, आ, और एनईडी के की तरक्की के लिए जो उन्होंने काम शुरू किए थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे याद पड़ रही है, पहली स्टेप के नाम से था। और डॉक्टर साहब ने बहुत अपना टाइम दिया है for the betterment of NAD, whether it is in academics or in making the kids or like junior professional like you to understand the importance of education as well as the importance of serving the community. डॉक्टर साहब का ने आप लोगों का जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का है करिकुलम, वो भी डॉक्टर साहब का के हाथ का बना हुआ है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, इससे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी चीज़ें कर रखी हैं। और मैं चाहूँगा कि आज की जो गपशप हो, उसको हम जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी टॉक का नाम दिया है बीइंग एन इंजीनियर, उसको हम इसी पराये में देखें कि अगर ये हमारा सिस्टम का हिस्सा है कि वी विल लाइक टू बी एन इंजीनियर, तो मैं चाहूँगा कि आपके सवालात जो हों, जो यहाँ पे अटेंडीज हैं, तो गपशप में होता ही है कि हम कोई भी सवालात कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम टॉपिक पे रह के बात करें। लेकिन आई थिंक डॉक्टर साहब के यहाँ पे होने से हमको ये फायदा जरूर होगा कि आप अगर एक ओपन एंडेड की क्वेश्चन करेंगे इंजीनियर्स के बारे में या अपनी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तो आई एम प्रीटी मच श्योर डॉक्टर साहब आपको बहुत ही उसका आसान तरीके से जवाब देंगे। एज ऑलवेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लें। इससे ये होता है कि हमें आसानी होती है चेहरा देखने में, और इंसान, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम चेहरे देखते हैं तो हमको अंदाजा होता है कि क्या हमारी जो बातचीत है वो कहाँ तक पहुंच रही है। तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। मुझे अंदाजा है कि बहुत से लोग जो हैं वो मुनासिब नहीं है। आज मैंने कई सब महीने से आपसे कह रहा हूँ कि अब अपना कैमरे को वहाँ पे लैपटॉप को लेके जाएं और उनको दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आपके वेब कैम के अंदर। अ, तो प्लीज डॉक्टर साहब, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, गो अहेड प्लीज। आप अपना लेक्चर टॉक स्टार्ट करें और फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। अगेन आप बच्चों, आप अपना प्लीज क्वेश्चंस वगैरह तैयार रखें जैसे जैसे बातचीत हो रही है। जब टॉक खत्म होगी तो मैं चाहूंगा कि आपके क्वेश्चंस तैयार हों ताकि हम एक अच्छी बातचीत कर सकें। डॉक्टर साहब प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया मदु करने का और इसमें आपके जो तलबा हैं उनसे मुखातिब करने का। ये मौका जो है शाज़ नादरी आता है कि आप बरह रास्त जो है तलबा से बात कर पाएँ। और मैं मुझे इस बात की खुशी खुशी है कि आपने मौका फराहम किया। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरा इरादा तो था कि थोड़ा इस पे काफ़ी सिस्टमेटिकली एक प्रेजेंटेशन तैयार करके करूँ, लेकिन कल रात में थोड़ी जो वक्त था मेरा इसको करने का, उसमें थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो मैं कर नहीं पाया था। तो मैं शुरू इस तरह करता हूँ, इसमें इसका उन्वान रखा था बिकमिंग एन इंजीनियर। बिकमिंग एन इंजीनियर, कि आप जो है एक इंजीनियर या मुहंदिस किस तरह बनते हैं। ये एक ये इसका इसके इसके कई पहलू हैं इस उन्वान के। एक ये है कि इंजीनियर बनना ये नहीं होता कि आपने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली आप इंजीनियर बन गए। बिकमिंग एन इंजीनियर जो है एक पूरे जिंदगी का सफ़र है। और ये इसलिए ज़रूरी है समझना कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह का तस्वुर है कि आपने अपनी तालीम ख़त्म कर ली, आपके पास डिग्री आ गई तो आप इंजीनियर बन गए। वो इंजीनियर का शुरू है, वो शुरुआत है इंजीनियर की। तो इंजीनियर बज़ात खुद जो है जैसे कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं, इसको अगर मुख्तलिफ अंदाज से आप देखें, अगर मुल्की सतह पे देखें तो इंजीनियर जो है आपकी मईशत का एक एक बहुत बड़ा सुतून है, एक बहुत ही अहम सुतून है। आपके जो माशी मसाइल हैं उनके हल करने में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बहुत बड़ा किरदार है उसका। इसी तरह अगर आप देखें कि इंजीनियर खुद क्या करता है या क्या कर सकता है, तो उसकी उसकी कोई हद नहीं है। और अगर आप इसको इस तरह सोचें कि अगर दीनी तरफ से आए आप, तो अल्लाह ताला की सुन्नत में आप तब्दीली नहीं देखेंगे। तो कुरान कहता है ना कि तुम अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दीली नहीं देखोगे, एक दफ़ा नहीं कहता, कई दफ़ा तकरार करता है इसकी। तो मतलब ये कि अगर आपका किसी चीज़ का करने का एक तरीका अगर अल्लाह ताला ने मुअय्यन किया हुआ है, अगर आप आग जलाते हैं और आग से जल जाएगा, अगर आप आग में हाथ डालेंगे, तो चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ज़ी हयात शख्स हो, तो आग में हाथ डालेगा, उसका हाथ जल जाएगा। इसी तरह जो है अगर आप उसको सोचें, जो आपको कुरान भी दावत देता है मुख्तलिफ अंदाज से, कि तुम गौर व फिक्र करो इस कायनात पे, इसकी साख्त पे, इसमें जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उस पर गौर करो। और एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा कहता है ये। तो मैं कोई खुसूसी हवाला नहीं दे रहा इसका, लेकिन ये कि अगर आप देखें तो कुरान भी आपको ये कहता है। और कुरान आपको ये भी कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसके भी कुरान जो है वो निशानदेही करता है। तो अब आप वापस इंजीनियरिंग की तरफ आइए, इसी इसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो इंजीनियरिंग के भी कुछ कवायद है उसको, अच्छा इंजीनियर, एक आदमी को अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। और वो कवायद जो है वो तब्दील नहीं होते किसी हद तक। उसमें जो है जैसे अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं बदलती, अगरचे आप मुख्तलिफ रास्तों से तो आ सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि हर शख्स का जो है ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ होता है। कोई कोई कहीं देहात से आ रहा है, कहीं गाँव से आ रहा है, कोई छोटे शहर से, कोई बड़े शहर से, कोई एक तरह के स्कूल से, कोई दूसरी तरह के स्कूल से। किसी के वालिदैन या ख़ानदान का एक असर है, दूसरे दूसरे बच्चे का ख़ानदान का दूसरा असर है। तो वो हर एक मुख्तलिफ रास्ते से आता है। लेकिन जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपके तकरीबन कमोबेश यकसा मौक़े मैसर आते हैं। कम से कम तालीमी इदारे के अंदर, तालीमी इदारे के बाहर के जो है वसाइल मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तालीमी इदारे के अंदर के वसाइल सबके लिए कमोबेश यकसा होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप उस तालीमी इदारे के अंदर हैं, जैसे कि आप लोग एनडी के तलबा हैं इस वक्त, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत होगी कि हम इन वसाइल को कैसे इस्तेमाल करें कि हम बेहतर इंजीनियर बन सकें। बिकमिंग एन इंजीनियर का जो पहला हिस्सा है कि आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए, और जो तालीम मुकम्मल होने का मरहला है, उसका मकसद ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आगे की जो है उसमें बिकमिंग एन इंजीनियर का प्रोसेस आपके लिए आसान से आसान तर रहे। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए कि इंजीनियरिंग की तालीम आपके मुकम्मल इंजीनियर नहीं बना रही, जो आपकी अमली काम है वो आपको इंजीनियर बनाता है। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी में आपके पास जो है तजर्बागाहें मौजूद हैं, मुनहसर उस पे है कि आप किस किस उसमें काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मुख्तलिफ तजर्बागाहें होंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अपनी होंगी, इंडस्ट्रियल की अपनी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग की अपनी होंगी, मैकेनिकल की अपनी, ऑटोमोटिव की, हर हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी तजर्बागाहें हैं। तो ये सोचिए कि तजर्बागाह को इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने जो आपका किताबी इल्म है उसको
अमली इल्म में बदल सकते हैं। तो इसमें हाथ में को गंदा करने में कोई कबाहत ना समझिए, ये ना समझिए कि हाथ अगर गंदे हो गए तो मैं तो इंजीनियर से निचले के दर्जे पे, टेक्नीशियन के दर्जे पे आ गया। अच्छा इंजीनियर वो है जो कि समझ सके असल फिजिकल प्रिंसिपल्स को, और फिजिकल प्रिंसिपल्स को समझने के साथ फिर वो जो है उनका उनका अमली तौर पर इतलाक कर सके जो मसाइल उसके सामने आ रहे हैं। अब चाहे वो जो है पानी साफ करने का मसला हो, या सड़क सड़क टूटने का मसला हो, या पानी के बहाव के रुकाव का मसला हो, या कोई आपकी बिजली के मसाइल हैं, या और जो दसियों हज़ारों मसाइल हैं। और मसाइल वो जो आपके अपने माशरे में और आपके अपने सामने हैं। अमेरिका और जापान और यूरोप के मसाइल को हल करके आप कोई बहुत ज़्यादा काम ना करेंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि जो आपके मकामी तौर पे मसाइल हैं उनको 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 समझना, और उन पे आपकी आपकी जो तालीमी आपकी आपकी इल्म है, ये जो आपने इल्म हासिल किया है उसको जो है उस उन मसाइल पे फोकस करना। जैसे कहते हैं ना कि एक अज्सा या लेंस के जरिए आप सूरज की शुआओं को अगर एक नुक्ते पे मरकूज कर दें तो वो जला देता है। इवन इवन लोहा भी पिघल जाएगा, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि आप 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का जो है शीशा ले लें, कन्वेक्स लेंस ले लें, और उस पे जो है उसके जरिए कंसंट्रेट कर दें सूरज की शुआओं को, तो वो जला देता है। तो इसी तरह जो दुनियावी मसाइल हैं इंजीनियरिंग के खास तौर पे उस नुक्ते नज़र से देखें तो उसमें सलाहियतों को और सोच को मरकूज करने की ज़रूरत होती है। उसके बगैर जो है आप उसको हल नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें कंपोनेंट ये है कि जैसे किसका शेर है, गालिब इकबाल का शेर है ये, अ, अ, अगर याद आ जाए इस वक्त, रंग रंग हो या खश्त संग, रंग हो या खश्त संग, चंग हो या हर्फ सौत, रंग हो या रंग हो या हर्फ सौत, मौज ज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद। रंग हो या खश्त संग, चंग हो या हर्फ सौत, मौज ज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद। तो किसी हद तक तो आप कहिए कि इंस्पिरेशन होती है, आपको आपके जहन में ख्यालात आते हैं भाई इसको इस तरह हल करना है, लेकिन वो 10% काम का हिस्सा है। 90% हिस्सा जो है हड्डी रगड़ना है, खून पसीना एक करना। जो तो काम जो आपको नजर आती, जो चीज़ नजर आती है ना आपको सामने, गाड़ी आपको चलती हुई नजर आ रही है, मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आ रही है, ये कोई आसानी से नहीं बनती। ये साल साल की मेहनत के बाद बनती है। तो इसी तरह अगर कोई आपको इमारत नज़र आ रही है तो उसके पीछे भी बहुत बहुत बड़ा तजुर्बा शामिल है उन लोगों का जिन्होंने उस इमारत को बनाया। या कोई सड़क बनी नज़र आ रही है, या कोई डैम बना नज़र आ रहा है, तो उसमें भी साल साल का इल्म और मेहनत और तजुर्बा शामिल है। तो इसी तरह जब आप किसी भी काम को लेके चलें तो उसमें जो मेहनत वाला अंसर है, जो मेहनत वाला अंसर है उसको उसको जो है नज़रअंदाज ना करें। अ, उसके बगैर, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। और जैसे मैंने शेर अभी पढ़ा तो उसमें इकबाल ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका बयान किया है। दूसरा ये है कि दूसरा एक एक और पहलू ये है बिकमिंग एन इंजीनियर का, कि जब आप तालीमी तौर पे अपने तालीमी इदारे में होते हैं तो आपने इंजीनियरिंग को तकसीम कर दिया मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। उसमें जो है आपने तकसीम कर दिया उसको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में, या फिजिकल साइंसेज में, या इवन सोशल साइंसेज में आपने तकसीम कर दिया। और फिर उसी एक डिपार्टमेंट के अंदर भी मज़ीद तकसीम होती है, जैसे कि जैसे कि जो है मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो उसमें आपको सॉलिड मैकेनिक्स भी मिल जाएगी और मशीन डिज़ाइन भी मिल जाएगी, उसमें ओवरलैप मिलेगा। हीट ट्रांसफर में मिलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलेगी, उसमें भी आपको ओवरलैप मिलेगा। इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो उसमें भी बहुत सारे मज़ामीन होंगे जिनमें ओवरलैप होगा। तो ये जो हदूद बनाई गई हैं, ये मसनूई हदूद हैं ये। जब अमली तौर पे आप काम करते हैं तो मसलन मिसाल देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहा है कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई अफराद। तो जब ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का काम भी आएगा, क्योंकि जो उसके टावर्स बनाए जाएंगे वो कंस्ट्रक्शन का काम है। उसमें जो है उसमें उसका भी काम आएगा, क्या कहते हैं आपके
जो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उनका काम भी आएगा कि कितने फासले पे तारों को रखना है, कैसा ग्राउंडिंग करनी है, क्या करना है, और तफसीलात जिसकी उसकी होंगी, प्रोटेक्शन सिस्टम्स क्या होंगे। और उसमें जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी काम करेगी। तो इसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स आते हैं, और सर्विंग वाले भी काम करेंगे, भैया इस लाइन को बिछाना है तो ये किस रास्ते से जाएगी। तो इसमें कोई कोई ये नहीं कह रहा उसमें कोई शख्स कि भाई कि ये डिसिप्लिन सिर्फ इसका, इसकी बाउंड्री ये है, इसकी हदूद ये है, मैं इससे आगे काम नहीं करूंगा। तो बहैसियत इंजीनियर को आपको जो है इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि इवन आपकी तरबियत जो है, तालीमी तौर पे तरबियत जो है, एक एक डिसिप्लिन में हुई है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे अपने अपने करियर में, तो उसमें जो है आपको फिर आगे के मुख्तलिफ मजीद डिसिप्लिन भी सीखने पड़ेंगे। और उससे आपको कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, उससे आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसको बखुशी कीजिए। जहाँ भी सीखने का मौका मिले उसको कभी भी ज़ाय ना कीजिए। और आजकल आप सब लोगों की खुशकिस्मती है, जो कि हमारे ज़माने में नहीं थी ये, आप सबकी खुशकिस्मती है कि इंटरनेट की सूरत में बहुत वसी मकदार में इल्म आपके पास उंगलियों पे मौजूद है। उंगलियों के आप चंद की बटन दबाइए, चंद बटन कीबोर्ड पर दबाइए, और आपको जो है बेहिसाब मालूमात मिल जाती हैं। असल बात यह है कि वो दरिया तो इल्म का बह रहा है। हमारे ज़माने में ये था कि किताबों के ज़रिए होता था। हमारे ज़माने में ये था कि आप लाइब्रेरी जाके किताबों के ज़रिए पढ़िए। अब जो है अब जो है अ, अब जो है आजकल के ज़माने में जो है वो ये है कि उस ज़माने में हमें हमें ये था कि किताबें हम पढ़ते थे, आम तौर पे उसके मुसन्निफ़ जो थे वो बैरून मुल्क से आते थे, चाहे यूरोप के हों, चाहे वो जो है अमेरिका अमेरिका के हों, या कहाँ कहीं के भी हों। अब आपके लिए, और लेकिन हमें फ़ायदा ये था कि हम भी वही किताबें पढ़ते थे, और अमेरिका या यूरोप में जो लोग बैठे हुए थे उनका फ़ायदा ये था, वो भी किताबें वही पढ़ते थे। बाज़ औक़ात ये होता था कि जो उसका मुसन्निफ़ है वो उनको पढ़ा रहा होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में आपके लिए ये सहूलत मैसर है वेब के ज़रिए, कि आप बज़ाते खुद बरह रास्त बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं बगैर किसी क़ैद के। अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन के हों, आप सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसका फ़ायदा ये है कि जो इल्म, इंसानी इल्म है, उसको आप ला सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि उसमें इतना तजुर्बा नहीं रखते, जिसका इल्म आपको है। तो इस तरह आप सोचिए, जैसे आजकल के बहुत जो है जोर आर्टिफिशियल मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। तो आप उसको भी सोचिए कि आप उसको कैसे लेकर आएंगे अपने काम में, क्योंकि आपकी नस्ल जो है, आपका आपका जो ज़माना है वो आगे मुस्तकबिल का ज़माना है। वो आज के लिए आप तैयार नहीं कर रहे हैं अपने आप को यूनिवर्सिटी के अंदर या तालीमी इदारे के अंदर। आप अपने आप को तैयार करें आगे, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आम तौर पे तकरीबन एक एक शख्स का जो 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 प्रोफेशनल प्रोफेशनल कैरियर है, वो तकरीबन 40 साल से कम का नहीं है। मेरे वालिद मरहूम साहब, जिनकी कल बरसी थी, गुज़श्ता रोज़ बरसी थी उनकी, तकरीबन उन्होंने 50 साल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की। 50 साल, 1948 से लेके 1998, 1998 तक उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन मुस्तकिल काम नहीं किया। तो मैं उनको जब सोचता हूँ उनके बारे में, कि उनकी जिस तरह की तालीम हुई थी, कि 50 साल तक वो प्रोडक्टिव रहे, 50 साल तक वो कंट्रीब्यूट करते रहे, तो मतलब कि उस तालीम में यकीनन कोई ना कोई खूबियाँ थीं, जो कि जिसने उनको एनेबल किया 50 साल तक प्रोड्यूस करने में। इसी तरह आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ आज का ना सोचें, सिर्फ ये ना सोचें कि कल का इम्तिहान क्या है। अगर आपके पास अच्छा इल्म होगा, नंबर आ ही जाएंगे। नंबरों के बारे में फिक्र ना करें, फिक्र करें कि आपका इल्म कितना है, आपके पास आपने सीखा कितना, अमली तौर पे कितना सीखा। इस सिलसिले में तजुर्बेगाहें बेहिसाब अहमियत रखती हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और कोई आपको मना नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप तजुर्बेगाह में जाके कुछ खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तजुर्बे करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, कोई आपको मना नहीं करेगा। और आजकल तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा वसाइल अवेलेबल हैं, तो उसमें सोचिए उसको। एक और अहम चीज़ जो अमली तौर पे की जाती है, क्योंकि इंजीनियर एक फ़र्द के तौर पे ना काम नहीं करता, बल्कि इंजीनियरिंग टीम्स होती हैं, पूरी की पूरी टीम होती है। अब जैसे कि आपके आपके हॉकी की टीम है, या क्रिकेट की टीम है, या कोई भी खेल होता है उसकी टीम होती है, तो उसमें खिलाड़ी एक एक खिलाड़ी नहीं होता।
एक खिलाड़ी नहीं खेलता, बल्कि सब आपस में मिल के खेलते हैं। उन सब का जो मकसद होता है वो एक होता है कि जो मुखालिफ टीम है उसको हराना। और सब आपस में मिलके काम करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि ये शख्स, मैं इसको मैं बहुत पसंद नहीं करता लिहाजा मैं इसको बॉल नहीं दूंगा, वरना जो है ये गोल कर देगा। उसमें आप उसको, जो जाती राय होती है, जाती अख्तलाफात होते हैं, उसको ऊपर से पुश डालकर आपका मकसद उसमें ये होता है कि आप मुखालिफ टीम को हरा दें। तो इसी तरह अगर आप देखें बहसीत इंजीनियरिंग के, तो आप इंजीनियरिंग टीम्स में काम करेंगे। उसमें आपका मकसद ये नहीं होगा कि जो आपके साथी आपके हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो या नॉन इंजीनियर्स हो, उसमें मकसद ये नहीं होगा कि आप उनको हरा दें, बल्कि मकसद उसमें आपका ये होगा जो प्रॉब्लम आपके पास है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना, उस चीज़ को आपको हल करना है। और दूसरा इसमें यह है कि जो 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 आपकी तालीम और तरबियत, मैं जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये आपको तालीम के जरिए चीज़ नहीं आ रही है। आपकी जो जो ये टीम के साथ काम करना, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये तरबियत का हिस्सा है जो बचपन से आपके पास आती है। आपने बहन भाइयों के साथ जो है कैसे कैसे डील करते हैं, आपने दोस्त अहबाब के साथ कैसे आपने किया, और आपने एक लार्जर कम्युनिटी में कैसे काम करना सीखा। तो इसलिए बहुत अहमियत है। इवन जो आपकी सियासी जमातें हैं, वो भी एक तरह से टीम वर्क ही है। जो आपके आपके जो स्टूडेंट यूनियन वाले का सिलसिला है, वो भी एक तरह से टीम वर्क है। जो आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की एएसएमई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई और इसी तरह की ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, या एसएई है जैसे, या IEEE है, ये भी एक तरह से ग्रुप्स हैं जो कि मिल के काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी के माहौल में अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि आप अकेले काम नहीं करेंगे। मुमकिन है कि बहुत शाज़ नादिर केस में आप अकेले भी काम कर लें, लेकिन आम तौर पे आप टीम्स के अंदर काम करेंगे। तो जो मेरा मैसेज है वो सिर्फ ये है इस वक्त, कि आप ये सोचें कि इस वक्त जो आपके मौके हैं, इस वक्त जो आपके पास वक्त है, इसमें आप अपने आप को बेहतर करें, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए। क्योंकि मौके सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मौके पाकिस्तान से बहुत बाहर भी हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे फ़ायदा है कि अगर आप पाकिस्तान में काम कर सकें, तो उससे अच्छा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अपने सोच को महदूद ना करें, फिर अल्लाह ताला जिसको जहाँ राह देता है, जिसको जहाँ जो है जिसका रिस्क होता है, उसको वहाँ मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं काफ़ी काफ़ी बोल लिया, 20-25 मिनट बोल लिया। अगर कोई सवालात हों तो अब जो है मैं ओपन करता हूँ फ्लोर को। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ही अ, आसान तरीके से आपने एक बहुत बड़ी चीज को उजागर किया कि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो इस तरह नहीं पढ़ रहे कि वो आज के लिए है, वो 30-40 साल चलेगी। बहुत बड़ी बात है। तो आप 30-40 साल आगे के बारे में आज कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, उसको याद करने की तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुझे जो अभी आपने एक बात कही वो बड़ी वो लगी कि there is a difference between what you are reading and what you are learning in the books or from the university, and it is different than what you have, what we call as knowledge। कि नॉलेज क्या है, क्या चीज है। और फिर तीसरी जो आपकी बात थी, जो कि बड़ी उम्दगी से आपने बताई, वो ये कि आजकल आप ये नहीं सोचें कि आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी एक फील्ड की नॉलेज है। वो नॉलेज जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर हो रही है मुख्तलिफ एरियाज में। और आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जिसको हम जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं या जनरलाइज्ड नॉलेज कहते हैं, कि आपके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है बहुत सी चीज़ों के बारे में, और आप उसके अंदर अपने आप को एंगेज करके, मिसाल के तौर पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उसको हैंडल कर रहे हैं। एक सवाल ये जो कि बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है स्टूडेंट्स के पास से, और मैं भी ओपन करता हूँ आप लोगों का, कि अपने माइक ओपन करके आप या पहले हाथ रेस कर लें, और उसके बाद हैंड रेस करने के बाद जिसको सवाल करना है वह हैंड रेस करने के बाद में आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं जब मैं आपको कहूंगा तो। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये हम किस तरीके से ए, ए, आज के नौजवान को ये वाली बात समझाएं कि जो तुम पढ़ रहे हो किताबों के अंदर वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है नॉलेज का। और नॉलेज जैसे आपने कहा कि आजकल बिखरी हुई है। हमने अपने जमाने में नॉलेज के लिए, हम लोगों को चीजों के लिए हमें भागना पड़ता था,
4 या 5 बड़ी लाइब्रेरीज थी कराची के अंदर, और अगर आप पहुंच जाते थे वहां पे तो आपको, और अगर आपको वो किताब मिल जाती थी जिस किताब के लिए आप वहां गए, तो आपकी लॉटरी निकल आती थी। और अब ये है कि वो चीज इस तरह से आपकी उंगलियों के ऊपर है कि आप किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी जो है ना, इसने या तो हमें थोड़ा सा, क्या बोलूंगा, कि लेजी बना दिया है कि ओके, अब ये तो है, हम कभी भी कर सकते हैं, मैं कभी भी गूगल कर सकता हूँ, मैं कभी भी चैट जीपीटी पे जाके बात कर सकता हूँ। तो इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, इस चीज को, कि हम, हमारे पास है लेकिन हम उसको यूटिलाइज कर नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। इसका जवाब ये है, इसकी मिसाल के जरिए मैं जवाब देता हूँ इसका। एक दरिया जो बह रहा है, दरिया में क्या है, पानी है। पानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी को आप बहने दें, वो जाके आखिर में समंदर में जाके गिर जाएगा, ज़ाय हो जाएगा एक तरह से। तो इल्म का भी दरिया बह रहा है, चाहे वो कुतुब खानों की सूरत में हो, चाहे वो वेब की सूरत में हो। इल्म का दरिया बह रहा है, उसको इंटरनलाइज करने की ज़रूरत होती है। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। उसका मैं सोचता हूँ कि उर्दू का तर्जुमा क्या होगा। इंटरनलाइज से मतलब ये है कि आप उसको अपने इल्म को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना रहे हैं। आपका आपका जैसे कि 2 + 2 = 4 आपके शख्सियत का हिस्सा है, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह आपको जो है, जो इल्म आप सीख रहे हैं जिसमें कि थ्योरी साइड है एक तरह से कह लीजिए, वो ज़रूरी नहीं कि आप उसके तफसील से आपको थ्योरम्स और उसके फार्मूला या वो चीज़ें याद रहें, लेकिन उसमें जो उसका उसका मकसद है, उस कोर नॉलेज का, वो आपके पास रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जो एक एक खतरा इसमें ये आता है, जैसे कि डॉक्टर सुहेल ने भी कहा कि हम इसमें थोड़े से जी करके लेजी पड़ जाते हैं कि जो है इल्म तो ये मौजूद ही है, तो हम जब चाहे ले लें। इल्म जितना मर्जी बह रहा हो, जब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे, उसका आप फायदा नहीं उठा सकते। आपको पास जो है C++ के सैकड़ों कोर्स मिल जाएंगे, पाइथन के कोर्स मिल जाएंगे, AI के कोर्स मिल जाएंगे, वेब पे हो रहे हैं वो सारे, मुख्तलिफ लोग करवा रहे हैं, और वो बहुत सारे फ्री भी हैं। लेकिन जब तक कि आप खुद नहीं सीखेंगे, तो आप नहीं उसका फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह आप सोच ले, साइकिल चलाना, जब तक कि आप साइकिल को नहीं चलाएंगे और सीखेंगे नहीं साइकिल चलाना, तो साइकिल से आपको फायदा नहीं होगा। तो वो वही चीज बात है, जैसे साइकिल चलाना सीखना जो है, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है। अब तैरना है, तैरने के बारे में आप जितना मर्जी पढ़ लें किताबें, आपको तैरना नहीं आएगा जब तक आप पानी में जाके खुद ना करेंगे। तो इस चीज को इंटरनलाइजेशन कहते हैं, कि ये आपके आपकी नॉलेज का एक हिस्सा हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे हो गया। इसमें खतरा ये रहता है, क्योंकि नॉलेज इतनी ज्यादा, इल्म इतना ज्यादा अवेलेबल है हर 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 उसमें, कि हम जो है अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं। और ये किसी एक शख्स के साथ, एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये हर एक के साथ है। किसी भी आप चीज़ में आप चले जाएं, उसमें इतना इल्म मिलता है कि आप महसूस करते हैं कि मैं तो डूब गया इसमें, मेरे पास मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तो उसका हल ये है कि आप उसके फायदा कैसे उठाएंगे, आप ये सोच के करें काम, कि जो आपके मसला आपके पास है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको नॉलेज चाहिए, आप उसको ले लें, और उसको इंटरनलाइज करके उसको इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और उसमें ना जाएं कि इसमें तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, या ये चीज़ है और वो चीज़ है। तो ये मेरी राय इस तरह की होगी। नफ्सियाती तौर पे अपने आप को तैयार रखें उससे, उस तरह से। शुक्रिया। कोई और किसी के पास सवाल है तो अब वो अपना सवाल पूछ सकता है। एक सवाल जो बहुत कॉमन होता है वो ये होता है कि मैं करता तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी जो दुनिया है वो एआई की तरफ जा रही है और मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है। या मैं मेट्रोलॉजी के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ या केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उस उसमें है ये कि जो मुस्तकबिल का हाल तो कोई भी नहीं जानता। मुस्तकबिल का हाल कोई नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सनतें हैं,
बहुत सारी सनतें हैं जो कि एक ज़माने में आई और फिर ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों से अगर आप सोचें तो, या सनतें क्योंकि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग अक्सर व बेशतर जो है सनतों से मुताल्लिक़ लोग हैं, या 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुताल्लिक़ लोग हैं, चाहे वो नॉलेज की साइड के हों, चाहे वो रेगुलर साइड के हों। तो उसमें ये है कि आप अपना जो इल्म आपको दिया जा रहा है उसमें आप अपना आपको बेहतर कीजिए, एक्सेल कीजिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जो कि अल्टीमेटली कोई ना कोई तो उस नॉलेज को एआई की सूरत में लेकर आएगा। अब अगर कोई शख्स गाड़ी डिज़ाइन करता है तो एआई के ज़रिए उस गाड़ी के डिज़ाइन को या परफॉर्मेंस को या मेंटेनेंस को किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं, तो वो कौन करेगा? वो आप लोग ही करेंगे ना। वो लोग जो कि क्रॉस होंगे, दे विल बी क्रॉस बिटवीन एआई एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह जो है इवन जो आप ये बहुत सारे टूल्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर के टूल्स देखते हैं, इन लोग किन लोगों ने लिखे होंगे? ये जो आजकल के बहुत सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं आप इंजीनियरिंग साइड पे, एनालिसिस की साइड पे, कैड की साइड पे, ये कौन लोग होंगे? ये तो कॉम्बिनेशन हुआ ना लोगों का, वो जो कि कंप्यूटर साइंस को जानते होंगे, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है वो लोग जो कि उस टेक्नोलॉजी या उस डिसिप्लिन से वाकिफ होंगे। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हैं, तो आपका काम ये नहीं है कि आप सिर्फ इस पे रोते रहें कि भाई ये तो मेरा तो काम ही कोई नहीं है। आपका काम बहुत अहम है। वो ये है कि जैसे जैसे कि तरक्की होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की नॉलेज को क्रॉस करना पड़ेगा और दूसरे डिसिप्लिन कंट्रोल से करना पड़ेगा। मसलन अगर आप सीएनसी मशीन टूल को देखिए तो उसमें क्या है, उसमें कंट्रोल्स बेसाब इस्तेमाल होता है, सर्वो मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल या जिस तरह की भी इस्तेमाल हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेहिसाब इस्तेमाल होती है। उसमें वाइब्रेशन का डिज़ाइन बहुत अहम होता है, उसमें कूलिंग सिस्टम्स बहुत अहम है, उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत अहम है। तो अगर आप मशीन टूल को आप देखिए तो उसमें कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसके अंदर। तो इसलिए आप इस बात से अफसरदा ना हो कि भाई कि ये मैकेनिकल इंजीनियर या जो भी आप जिस भी इंजीनियरिंग में हैं, कि वो उसका उसका महदूद है फील्ड। महदूद आपका आपका आपकी सोच है। उस सोच को आप वसी कीजिए, तो आपकी कोई हद नहीं है फिर। अब मैं अपने अपने बारे में मैं सोचता हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन आजकल मैं काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, और मेरा बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रहा है। तो अब वो चीज़ें मेरे इल्म में थोड़ी थी कि जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मेरे मुझे थोड़ी मालूम था। इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरी हॉबी थी। हमारे वालिद मरहूम साहब ने जो है 8वीं जमात में मुझे उससे तारुफ करवाया था। 8वीं 9वीं जमात की बात होगी, सन 72 की बात है, जब 5 महीने के लिए स्कूल बंद स्कूल बंद हो गए थे। तो उस जमाने में जो है वहाँ कराची में एक जगह थी अकबर रोड नाम की, सदर के पास का इलाका था। वहाँ पे कबाड़ियों की दुकानें थी। तो वहां से जाके जो है 2-4 रुपए की जो है छोटी मोटी चीजें खरीद लाते थे। और वालिद साहब हमारे साथ, मेरे साथ जाता था उनके। अ, एक मोटर ले आए या कोई और ट्रांसफार्मर ले आए, और फिर उसको मरम्मत किया या उसको बनाया। उसके जरिए एक डीसी पावर सप्लाई बनाई थी मैंने, जिसमें कि सिलेन में रेक्टिफायर लगाया था। वो आज आज तक वो नहीं भूला, वो कि किस तरह वो चीज़ बनाई थी और किस तरह काम करती है। वो एसी लीनियर पावर सप्लाई थी। अब हालांकि उस जमाने में मालूम भी नहीं था। इसी तरह 10वीं जमात की छुट्टियों में मैंने एक वर्कशॉप में जाके काम किया था। तो उसमें इंजन रीबिल्डिंग सीखी वहाँ पे, कि गाड़ियों की मरम्मत आप कैसे करते हैं। अब हालांकि और हमारे वालिद साहब ने कभी मरहूम ने कभी मना नहीं किया कि ना करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। सुबह से शाम तक जो है वर्कशॉप में काम करता था। वो महल्ले में था, एक गाड़ी मरम्मत करने वाले की दुकान थी, उसमें जाके मैं काम करता था। तो हाथ 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 में भी तेल लगता था, कपड़े भी गंदे होते थे, लेकिन ठीक है, खुश थे हम। तो चाहे वो ब्रेक ठीक करना हो, उसकी उसी जरिए बहुत सारी चीजें सीखी जो कि इंजीनियरिंग में काम आई। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग में को समझने में मुझे बहुत आसानी रही एनईडी के अंदर, क्योंकि मेरे पास ये बैकग्राउंड था पीछे का। चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो, या थर्मोडायनेमिक्स की बात हो। इन चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, कि जो मैंने निस्बतन स्कूल के ज़माने में कर ली थी। और इसमें कोई प्लान नहीं था, लेकिन हो गई। तो इसीलिए जो सीखने की बात है ना, हाथ से काम करने का, उससे कभी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये अच्छा वक्त है, मैं एक बात पूछूं सबसे स्टूडेंट से। ये बताएं, आप में से किसी ने किसी और ने कभी इस तरह का कोई काम किया हो जैसे डॉक्टर साहब ने बयान किया अभी, जब आप पढ़ रहे थे स्कूल्स के अंदर? तो क्या किसी ने कोई चीज बनाई या कोई चीज जो टूटी हुई थी उसको जोड़ने की कोशिश करी कभी? कोई है ऐसा जिसने ये काम किया हो?
कभी आपने, हाँ अबरार बताओ क्या किया तुमने अपना माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जब क्लास 9th में नहीं बल्कि क्लास 8 में था ना, तो मेरा एक दोस्त था और रहमान नाम का, मेरे स्कूल में मतलब मेरे साथ से मेरा फ्रेंड था। तो वो बेसिकली किसी जगह पे काम करता था, आई थिंक कोई बल्ब वगैरह की शॉप जो होती थी ना, मतलब सर्किट्स वगैरह का, इस्त्री वगैरह बनाने के लिए, या पंखे के मोटर्स वगैरह होते थे ना। तो मुझे मतलब वो जब बताता था कि मतलब मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे शाम का टाइम मतलब यहाँ पे बिजी होता है ना, मैं रात को मतलब स्कूल के काम वगैरह करता हूँ, तो मुझे भी मतलब अचानक से शौक चढ़ गया। और वो मतलब वहां पे जाता था तो मैं उसके पास भी गया, मैंने थोड़ा काम मतलब उसके पास सीखा, इस्त्री वगैरह बनाने का। और पंखे का मैंने काम सीखा था कि पंखे में वायरिंग किस तरह से करते हैं, जब पंखा जल जाता है उसके जो तांबे वगैरह अंदर के साइड होते हैं, मतलब उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, उनको दोबारा किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारा काम मैंने सीखा था। और उसके बाद मतलब ये बहुत सी जो चीजें थी मुझे मतलब मेरे फैमिली मैटर्स में भी बहुत ज्यादा काम आई। इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे घर में कोई कभी पंखा खराब हो जाता था, या मेरे घर में कोई इस्त्री खराब हो जाती थी, इवन आज की बात है, आज इस्त्री खराब हो गई थी, मैंने पापा को दोबारा बना के दे दी थी। और इसके बाद मैं बल्ब का काम में मतलब वो जो हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं, एलईडी अभी न्यू वॉचेस जो आए हैं ना जनरेशन, तो उनका मतलब मैंने काम सीखा था। और वो भी मतलब भी घर में अगर काम वगैरह आते तो मतलब मैं उनको भी रिपेयर कर लेता हूँ, मतलब घर में मदद करने के लिए। और अगर कभी कभी मतलब अब्बू के दोस्त वगैरह होते हैं, वो मतलब कहते हैं काम करने के लिए, अगर किसी जगह मतलब बुलाने के लिए, तो मैं उनके पास भी जाता हूँ, लेकिन नॉर्मल चार्जेस करके मतलब उनको ये काम करके दे देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत उम्दा, क्योंकि इस जरिए से आपने पहले चीज़ों को सीख लिया कि चीज़ें चीज़ें बनी भी कैसे हैं, और फिर उसकी जो थ्योरी है वो आप फिर आप जब बाद में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है, बहुत आसान होता है। अब अगर आप जो है पढ़ेंगे कि बिजली की मोटर कैसे काम करती है या बिजली मोटर कैसे डिज़ाइन होती है, तो आपके पास जो बैकग्राउंड होगा पंखों के हवाले से, वो और किसी के पास नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत अहमियत है कि आप अमली तौर पे, इवन अगर आप अब भी करना चाहें, एनडी के पास बहुत सारी बसेज हैं, वर्कशॉप है वहाँ पूरी की पूरी जो मरम्मत करते हैं बसेस की। तो क्यों नहीं जो है जो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं या इंडस्ट्रियल वाले हैं या मैकेनिकल वाले, ऑटोमोटिव वाले, जाके वहाँ पे क्यों नहीं काम करते, करें, बिल्कुल काम करना चाहिए। और ये बड़ी और कोई किसी और किसी ने इस तरह का कोई काम किया हो? नहीं। और ये जो अब मैं अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ना कि इस तरह के काम बहुत से कम लोगों ने करे हैं, और ये एक नई चीज है, ये नई ट्रेंड है जो हमने नोट करा पिछले 5-10 साल के अंदर। जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि बचपन में तो हमने तो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि बिजली आ रही है नहीं आ रही, तो सर्किट के अंदर सॉकेट के अंदर उंगली डाल के चेक कर लिया, और वो झटका पड़ा तो पता चला हो यस यस यहाँ पे कुछ है। तो ये हरकत भी बहुत करी है। और ये हमेशा याद रखते थे कि लकड़ी साथ हो, जब हाथ लगा रहे हो तो करीब हो। लेकिन जो मैं समझता हूँ ना, आजकल जो जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, उसमें ज्यादातर जो कंसंट्रेशन हो रहा होता है ना, वो ये हो रहा होता है कि भाई ये तुम्हारा स्कूल का दर्स है, इसको कंप्लीट करना है तुम्हें। और सारी की सारी जस्तुजू जो होती है वो ये होती है कि अम्मा अब्बा की, कि बस इसको जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट हो, कल जो टेस्ट होना है उसकी तैयारी हो। और ये हम भूल जाते हैं कि ये तो एक छोटा सा मरहला है जिसको हमको अबूर करना है। इसके अलावा की जो चीजें होती हैं वो हम बताते ही नहीं है किसी को, और वो समझाते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं एक बच्चों की क्लास में हूं, और मैं आपको दिखाऊं, मैं दूसरे उसके ऊपर दूसरे जूम के ऊपर हूं। और ये बच्चे जो हैं ये इन्वेंशन एजुकेशन सीख रहे हैं। ये ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 9 तक के बच्चे हैं। इसमें पाकिस्तान के कोई 14 बच्चे हैं और अमेरिका से कोई 18 बच्चे हैं। ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में पढ़ाया जा रहा है इनको। और इस वक्त ये लोग, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसका मकसद यही था कि आप अपने जो स्कूल का करिकुलम है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर महवर करके आप अपनी अपनी जिंदगी को नहीं बना सकते। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझूंगा कि अभी भी, जब से डॉक्टर साहब ने कहा ना, अभी भी वक्त है
कि आप मुख्तलिफ जगहों पे आप मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डालें। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हमारे स्टूडेंट थे 2 साल पहले वो थे पेट्रोलियम के अंदर। अब वो पेट्रोलियम पढ़ रहे थे और पहले सेमेस्टर में उनको ये जुस्तजू हुई कि यार मैं पेट्रोलियम पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसमें। तो उसने पहले पाइथन सीखी, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, फिर मशीन लर्निंग सीखी, और उसने पहला कोड डेवलप किया जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो जो ऑयल है, वेल ऑयल का वेल है, उसके अंदर जितना ऑयल रिजर्व है उसकी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कितना होगा। तो उसने एक टूल क्रिएट किया, और माशाल्लाह अब उसके 2 पेपर्स इस पे आ चुके हैं, रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, और अभी वो ग्रेजुएट हुआ है 2 साल पहले। तो उसने एक नई चीज ढूंढी अपने ही एरिया में, और जब उसने आगे जुस्तजू करी, और अभी वो गया हुआ था लास्ट ईयर दुबई के अंदर जो पेट्रोलियम की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें, तो उसने ये नोट किया कि इस एरिया के अंदर अब काम शुरू हो चुका है, और कई कंपनीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि हम किस तरीके से ये प्रिडिक्टिव टूल्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक आपके ऊपर है कि आप क्या किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास ओसामा भी हैं यहाँ पे। ओसामा, आप जो काम कर रहे हो जरा आप उसके बारे में बताओगे। बाय द टाइम ओसामा अपना माइक आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ क्या सामा, हाल है? ठीक है जी सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही? जी आ रही है आप। जी जी हाँ। सबसे पहले तो सब खैरियत से होंगे उम्मीद है, और हमने साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे आप भी। तो सर मैं जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्कलाइट के अंदर मेरा पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम है। इसके अंदर हम कार्बन फाइबर की जो है स्ट्रक्चर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जो कार्बन फाइबर का स्ट्रक्चर डिफरेंट एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो उसको अगर इंटीग्रेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक लेवल पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ, सो उसमें उसके फेलियर मोड्स क्या होंगे। तो करंट डिज़ाइन फ्रेमवर्क जो हमारे पास मौजूद है वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल सस्टेनेबिलिटी, उसके डिफरेंट मोड्स हैं फेलियर। लेकिन जब इन दोनों को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो दोनों की इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ बैठ के उसको एक तरह से समझ लें कि मॉनिटर करने की, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। तो उसमें बिल्कुल यही है जो आपने अभी हाईलाइट करा, गुलाम हैदर की बात, कि उन्होंने एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया था सिमिलर वे के अंदर, वही वही थ्योरी इसी के ऊपर अप्लाई हुई, और हमने भी दोबारा से सब कुछ करके वही रिग्रेशन मॉडल एंड देन वहाँ से स्टार्ट करा। तो बिल्कुल सर यही चीज़ है। और तुमने ये नहीं बताया ओसामा कि तुम्हारी अंडरग्रेड डिग्री किसमें थी, और या तुमने तो क्या जी जी जी, चीज एक्सेल करी थी अपने उसके अंदर। या सॉरी सर। सो डिग्रीज मेरी अंडर ग्रेजुएट की इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थी, और बाय द टाइम ऐसा हुआ कि कहानी स्टार्ट की ऑटोकैड से। ऑटोकैड करते करते कैटिया भी 5 स्टार्ट करा, उस पर फिर एयरक्राफ्ट के कुछ स्टाइल डिज़ाइंस बनाने शुरू करे, फिर उसको कुछ दोस्तों को पढ़ाना शुरू करा, फिर वहाँ से आगे सीखे सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर के ऊपर। फिर कैड डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो गई। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी फार्मूला वन की कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू करी। तो साइड साइड जो अदर देन यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज थे उससे हट के जब चीज़ें करना शुरू करी और उसको देखना शुरू करा, खुद से आगे बढ़ के चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू करा कि ये चीज़ अगर है तो मैं कैड पे कैसे बनाऊंगा। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इस तरह से एक आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि आप खुद ही अपने दिमाग में उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने लग जाते हैं, उसके खुद देखने लगते हैं कि क्या सॉल्यूशंस के वे होंगे। तो बिल्कुल सर ये आप हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। तो मैंने भी अपना सफ़र बिल्कुल इसी तरह से ही इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ कैड मॉडलिंग आप कह सकते हैं कि साथ लेके चला आपने, और फिर एनालिसिस और एनसिस वगैरह के ऊपर एनालिसिस करना शुरू करा। तो ये सब चीज़ें वो थी जो कि मेरे डिपार्टमेंट और मेरे कोर्स वर्क्स की नहीं थी।
इसी के साथ साथ आगे जाके कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें आई जिसके अंदर उसकी सिमुलेशन ऐड हुई, तो वो खुद ही आप समझ लें कोई कोर्स वर्क उससे नहीं था, लेकिन कर करके आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाती है कि आप किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें अहम तो चीज़ ये है कि जो जी बेसिक इसके प्रिंसिपल्स थे वो जी आपको कोर्स वर्क से ही आए थे। जी 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 ठीक है, जो बिल्कुल बुनियादी जो उसकी फिजिक्स है तो वो आपके कोर्स वर्क से ही आई। उसको आपने फैलाया और अपने आपको महदूद नहीं किया कोर्स वर्क तक। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने उसको बहुत अच्छे अंदाज में लिंक करा। तो ऐसा ही है सर, चीज़ें आगे जाके आप देखें ना, तो आगे जाके आपको समझ आएगा कि इंटर के अंदर हमने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोई परमिटिविटी का परमिएबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कोई वैल्यूज निकालना सीखी थी, तो जाके आगे याद आता है कि हो ये तो वहाँ जाके मिल रही है बात। कोई केमिकल के अंदर हमने कोई कार्बन की कोई कंपोजिशन कहीं इंटर के अंदर अगर कहीं पढ़ ली थी, तो आपको समझ आता है कि वो वहाँ जाके इंटीग्रेट हो रही है, और ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं आगे जाके कि समझ नहीं आता है कि हम कहाँ इसकी एप्लीकेशन होंगी, लेकिन एक दिन आता है कि अब सब चीज़ें जवाब मिल जाते हैं चीज़ों के। तो लेकिन बात इसमें वही है कि कोर्स के अलावा आपने जी क्या किया, किस तरह से आपने नॉलेज जो है अपनी इंक्रीज करी, कौन से एरिया के अंदर आपने इंक्रीज करी, और इसकी ये एक जो एक हमारा वो है कि यार मैं पास तो वक्त ही नहीं मिलता, अपनी वो असाइनमेंट्स इतने होते हैं और ये नोट्स इतने क्रिएट करने पड़ते हैं कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता इन तमाम चीज़ों का। ये एक आर्गुमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये इसको इस आर्गुमेंट को मैं इसलिए रद्द कर देता हूँ हमेशा से कि ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था शुरू में कि आपके अंदर जब जुस्तजू होती है ना कोई चीज हासिल करने की, तो फिर वो आप हासिल कर सकते हैं और करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद करता है फिर उसके अंदर, चाहे वो अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करें या बुराई की तरफ जाने की कोशिश करें, दोनों केसेस के अंदर मदद मिल जाती है। क्वेश्चन ये है कि आपने दिल से क्या चीज मांगी, क्या करा आपने। कोई और सवाल आप लोगों के पास से? मैं चाहूंगा कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, मैं देख रहा हूँ उसमें से कई लोग हैं यहाँ पे, आसिया सोहेल, अनम फारूक, अहमद नूर, अलीजा खालिद, रुबैशा खान, क्या नाम है इन, अभी नजर आए थे हमें, और नूर आजम, तूबा, और आप में से कोई नए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि अब वो कोई सवाल करें। इसलिए कि आप लोग पहली दफा आए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सरताज अजीज, तो हफ्जा अकील, अक्सा जैब, आप लोगों में से जो भी है कोई अपना जो दिमाग में आपके सवाल है या आपका कोई भी हो, जरूरी नहीं कि इस टॉपिक के ऊपर। ये गपशप का मतलब ये है कि हमारी जो टॉक होती है वो तो स्टार्ट होती है। आ, एक सवाल ये आया है तारिक की तरफ से कि, नहीं तारिक नहीं, क्या हमारे अपने ओसामा की तरफ से कि आपने देखा होगा ये इसके ऊपर चैट के ऊपर है कि सस्टेनेबल, आपने एक काम किया कि व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन लाइफ। I mean, what is the ultimate goal of a person? We realize that after one goal, we have another goal. But what about sustainability in life? डॉक्टर अ, साहब। मुश्किल सवाल है। जैसे मैंने शायद भी कमेंट किया था कि मुस्तकबिल का इल्म किसी के पास नहीं होता। लेकिन आप मौजूदा जो हालात आपके हैं, मौजूदा जो सूरत हाल आपके पास है, मौजूदा जो कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं, उनको आप कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल एक फ़र्द के हिसाब से आप देखें तो आप चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी के को अगर मैं समझूं कि आपके पास आमदनी हो ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजार सकें। इसमें डॉक्टर फरासत मरहूम जिनकी बरसी अभी चंद दिन पहले ही गुजरी है, कल 15 जनवरी को उनकी पहली बरसी थी, या नहीं 17 को। सत्रह जनवरी को पहली बरसी थी उनकी। अ, उन्होंने एक मजमून लिखा था माय कैरियर के उन्वान से, और वो मजमून पब्लिश हुआ था
एनडी का एक एनुअल जर्नल था, उसका नाम था यंग इंजीनियर। उसमें, और वो मजमून ऐसा होगा, मैं आप सबको दावत दूंगा कि पढ़ें आप उसको। यंग इंजीनियर निकालिए आप 1977-78 का। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास उसकी कॉपी हो तो जरूर मुझे भेजिएगा। मेरे पास हाँ 78 वाला नहीं है, मेरे पास 81 के बाद से हैं। हाँ, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी में तो होंगे ना। हाँ, वहां पे पाकिस्तान में होंगे हाँ लाइब्रेरी में। हाँ। आप लोगों, अच्छा, हाँ भाई, ये बच्चे तो निकाल सकते हैं लाइब्रेरी से, सो यंग जाइए। इंजीनियर्स। हाँ, तो इनके जिम्मे लगाइए, ये जितने जितने मौजूद हैं यप। इनसे कहिए। उसका नाम था माय कैरियर, मेरा मेरा कैरियर। और यंग इंजीनियर 77-78 के ज़माने की बात होगी, उसमें पब्लिश हुआ था। और उस मजमून ने मुझ पे काफ़ी असर डाला था, मेरे मेरे सोच पे कहिए। और मैंने उस मजमून को अपने हाथ से लिखा था, और मेरे पास यहाँ अमेरिका तक था वो मजमून। फराज साहब का तो मजमून नहीं था, तो मैंने उनको उसके उसके स्कैन करके उनको ईमेल के जरिए भेजा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि तकरीबन साल भर पहले मेरी पुरानी ईमेल, जिसमें 25-30 साल की ईमेल्स थी, वो क्रैश कर गया, क्या हुआ, गड़बड़ हो गई उसके अंदर। तो अब मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। पेपर कॉपी कहाँ होगी, अब मुझे याद नहीं, लेकिन फराज साहब ने मुझसे मांगी थी तो मैंने उनको भेजी थी, अपने मेरे हाथ की लिखी भी। हालांकि उस फोटो कॉपी थी, लेकिन मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने उसको बैठ के लिखा था, समझने के लिए। होता है ना कि आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप उसको लिखते हैं। तो उस नियत से मैंने उसको लिखा था। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मकसद है आपके करियर का, वो मकसद ये नहीं है कि आप बहुत कुछ आप ये है कि आप इज्जत की ज़िंदगी अपने हल्के में गुजार सकें। तो सस्टेनेबिलिटी को अब मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आऊँगा कि सस्टेनेबिलिटी से मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हल्का अहबाब में इज्जत के साथ गुजार सकें। अब अगर किसी का हल्का अहबाब जो है, या किसी का जो जो सर्कल है वो बहुत अमीर है, किसी का गरीब है, लेकिन जो आपका आसपास के लोग हैं वो आपकी इज्जत करें। सस्टेनेबिलिटी को उसको मैं पैसे के सेंस में नहीं लूंगा। रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक बाज़ औक़ात हम लोग गलती करते हैं कि हम समझते हैं कि रिस्क हमारी अक्ल और हमारी दानिशवरी का नतीजा है। रिस्क अल्लाह ताला देता है। रिस्क में आपके पैसा भी शामिल है, उसमें आपकी सेहत भी शामिल है, उसमें आपके दोस्त अहबाब भी शामिल हैं, उसमें आपके आपके वालदेन, आपके रिश्तेदार, सब सब शामिल हैं आपके रिस्क में। तो उसलिए रिस्क को सिर्फ पैसे तक महदूद ना कीजिए। मुझे याद है ये बातें 1976 की। मैं तकरीबन 2 महीने के लिए लाहौर में रहा था। एक एनेक्सी में, एनेक्सी जो है वो कहते हैं एक बड़ा घर होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है निकाल देते हैं, उसको एनेक्सी कहते थे वहाँ पे। तो एनेक्सी में मैं था, मैं और हमारे दोनों वालिदैन जो साथ थे मेरे। और बड़े बड़े घर थे वहाँ पे, 1000 गज से तो बड़े ही होंगे शायद। अ, और और वो इलाका था गुलबर्ग, गुलबर्ग 3 का इलाका था शायद वो, मुझे एड्रेस अब याद नहीं है। लेकिन वहाँ बाहर जो है, मतलब मैं उस ज़माने में इंटर में था। तो बाहर में जाके जो है चौकीदारों से बातचीत करता था, वो जो घरों के चौकीदार वगैरह होते थे। तो एक चौकीदार मुझसे कहता है, हमारे साहब जो है, अब ज़ाहिर है कि वो जो इलाका था बहुत अमीर लोगों का इलाका था वो। तो कहता है हमारे साहब को नींद नहीं आती रात में। तो मैं सोचता था कि इसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसको नींद नहीं आती है, तो क्या क्या जिंदगी होगी, किस तरह गुजारता होगा। तो इसलिए जिंदगी को पैसे से इक्वेट ना करें, जिंदगी को जो है सुकून से इक्वेट करें। तो आप सस्टेनेबिलिटी के कह रहे हैं ना, तो सस्टेनेबिलिटी सुकून चाहिए आपको। और सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता। कोई बहुत अमीर भी शख्स हो, लेकिन उसके उसके जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हों 10 जगह से, तो उसको कहाँ सुकून मिलेगा। तो इसलिए जो सस्टेनेबिलिटी सोचें आप। और इसमें सिर्फ एक शख्स का नहीं किरदार, बल्कि इसमें पूरे माशरे का किरदार है किसी हद तक, कि हम एक दूसरे के कामों में किस तरह सहूलत पैदा कर सकें, किस तरह उसको आसान कर सकें। और ये जो चीज़ है ना कि दूसरे के लिए आसानी पैदा करना, इसका आपको खुद भी बहुत फ़ायदा होता है। तो बहैसियत इंजीनियर आप फर्ज करें एक सड़क बनाते हैं, और वो सड़क जो है पायदार है, उस पर पानी भी नहीं खड़ा होता, आपने अच्छी तरह डिज़ाइन किया था उसको, अच्छी तरह उसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ, तो उससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, और हर एक कलेक्टिवली उसका फ़ायदा उठाता है ना फिर। तो अब जैसे कि मैं देखता हूँ, मुझे याद है कि जो नाज़िबाद में पहली चौरंगी से लेकर जो है बोर्ड ऑफिस तक की जो सड़क थी,
उस पे ना मैंने कभी पानी खड़ा देखा कराची में, ना कभी उसको मैंने टूटते हुए देखा। कम से कम 72 से लेके 84 तक के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन 12 सालों में ना तो उसमें कभी सैलाब वैलाब आया, ना उसमें वो सड़क टूटी, ना उसमें मरम्मत हो रही थी। उसमें ये अलबत्ता हुआ कि उसमें राउंड बोर्ड बनाए गए, उसमें ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, फिर ट्रैफिक राउंड बोर्ड से हटा के ट्रैफिक, वो बैक एंड फोर्थ हुआ, लेकिन वो मसला कुछ नहीं आया था उसके अंदर। तो सस्टेनेबिलिटी को जो है आप दूसरी तरफ अगर आप प्रोफेशनली सोचें, जो आपकी इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी की बात करें, मटेरियल्स की साइड से, चाहे वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, तो एक और पहलू है। लेकिन मैंने सस्टेनेबिलिटी को रेफर किया है इस वक्त इनफरादी तौर पे। मुझे मालूम नहीं कि आपका सवाल किस तरफ था। अगर आप उसको वाजे कर दें तो फिर मैं दोबारा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रॉम इंडस्ट्रियल साइड या कमर्शियल साइड ऑल्सो। आई थिंक वो था बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इन लाइफ। हाँ, तो फिर इनफरादी बात होगी ना फिर तो। यस, फिर इंफरादी बात हुई। नूर, आपका सवाल है, आप अपने सवाल खुद ही पूछ लें बजाय इसके कि मैं पूछूं। नूर, अपना माइक ऑन करें और अपना सवाल पूछ लें। अनम्यूट कर लें अपने आप को पहले। हाँ, नूर का सवाल था जनाब। हाँ, बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ। ये इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, मैंने ज्यादा क्वेश्चन की हो, इसका जवाब नहीं मिल रहा। देखें, सक्सेस जो है मुख्तलिफ अंदाज से आप इसको जज कर सकते हैं। अ, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि कामयाबी सिर्फ दुनियावी तौर पे नहीं होती। दुनियावी तौर सर पे दुनियावी तौर पे अगर कोई शख्स कामयाब है तो वो सिर्फ कामयाबी नहीं है। अगर उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली तो ऐसी दुनियावी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो ये जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें भी दुनिया में भी दूंगा। तो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी कामयाबी होगी। तो उस तरह का ऑब्जेक्टिव वो रहना चाहिए हमारा सक्सेस का। मतलब क्या हुआ इसका? और इसमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि अगर हम सिर्फ आखिरत के लिए हम अपने आखिरत संवारे तो हमारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें, कुरान जो हमको दावत देता है, जिसका मैंने शुरू में थोड़ा सा उसको रेफर किया था, सोचने पे दावत देता है ना, कि सोचो, कायनात की साख्त पे गौर करो, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उनके बारे में सोचो। और इंजीनियर का काम क्या है? सोचना, मसाइल को हल करना। तो एक तरह से जब आप जो है आप इंसानियत के मसाइल को हल कर रहे हैं, अपने लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं, तो आप कोई ये थोड़ी है कि सिर्फ दुनियावी काम कर रहे हैं, आप तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अगर आपने सड़क अच्छी बनाई है या आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी जिसके ज़रिए पानी जो है लोगों को मिलना शुरू हो गया, कुआं आपने पानी का खोद दिया, तो उसके ज़रिए आपने लोगों को जो है पानी देना शुरू कर दिया, तो उसका फ़ायदा आखिरत में भी आपको मिलेगा। तो उस नीयत से आप सोचना शुरू करें तो आपको सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। अब जैसे कि किसी एक 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 आलिम साहब ने एक दफ़ा जो है जिक्र किया था कि आप रोशनदान घर में बनाते हैं हवा के लिए, लेकिन उसी रोशनदान बनाते वक्त आपकी नीयत अगर इस तरह की हो कि इसके ज़रिए अजान की आवाज़ भी आएगी, तो आपको जो है हवा तो आएगी आएगी, लेकिन आपको नीयत का भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो सक्सेस जो है, जो आपका सवाल था, वो ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों की सक्सेस, और ये एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से, ये बात ध्यान में रखिए। और सक्सेस के लिए ज़रूरी ये है कि जो आपका इस वक्त का काम है, जिम्मेदारी है, उसको आसान तरीके से आप निभाएं। इस वक्त आप तालिब इल्म हैं, तो इल्म आप जितना हासिल कर सकते हैं, थ्योरेटिकल और अमली दोनों, वो हासिल कीजिए, ताकि जब आइंदा के ज़माने में जब आपकी बारी आए काम करने की, तो आप बेहतर फैसला कर सकें, बेहतर फैसला कर सकें, और बेहतर फैसले के ज़रिए आप माशरे को बेहतर सोल्यूशन दे सकेंगे, और माशरे के बेहतर सोल्यूशन से आपकी आखिरत भी बनेगी। तो मैं उसमें इबादत की तरफ नहीं जा रहा, मैं इस वक्त काम की तरफ आ रहा हूँ। और इसको आप ये सोचिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात जिस कहते हैं ना, कि अगर आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं सिर्फ इस नियत से कि मुझे पैसा मिल जाए,
या इंजीनियर का काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं जो है न सिर्फ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, लेकिन मैं अपने अपने मसाइल हल करूं, तो उसका आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ा 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 खैर देंगे। और क्रिएटिविटी जो अभी डॉक्टर सोहेल ने थोड़ी देर पहले बात की थी, मेरे जहन में भी उसका आया था कि मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैंने किया नहीं था। लेकिन क्रिएटिविटी एक और चीज़ है जो कि पाकिस्तान में निस्बतन दबाई जाती है। दबाई किस तरह जाती है कि सवाल करने से तलबा को रोका जाता है। आप आप जो है सवाल करना, जो अब जैसे कि ना देखें ना, इस वक्त तकरीबन जो है कितने 30-32 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सवाल करने में हिचकिचाहट है। ये चीज़ किसकी निशानदेही कर रही है? ये चीज़ निशानदेही कर रही है कि हमारी तरबियत इस तरह की हुई कि वालिदैन ने कुछ कहा तो उसको सवाल ना करो, हमारे असातिज़ा ने कुछ कह दिया तो उसको सवाल ना करो। वो बात वो अपनी जगह दुरुस्त है कि बाज़ चीज़ों में आप सवाल ना करना बेहतर है, लेकिन लेकिन सोच के को मुक़य्यद करने वाले सवाल जो है ना, उससे मना नहीं करना चाहिए। अब आप अगर जो है कुछ पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं, कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जो है बेहिसाब सवाल कीजिए कि भाई, ताकि वो जो है ना उसको पढ़ाने वाले को मजबूर करें सोचने के ऊपर। इसीलिए जो बेहतरीन तरीका किसी चीज़ को सीखने का है, आप उसको पढ़ाएं, अपने साथी को पढ़ा दें, अपने क्लास वालों को पढ़ा दें, तो आपको वही चीज़ जो है 10 गुना बेहतर समझ में आ जाएगी बनिस्बत उसके कि आप किताब खोल के खुद पढ़ रहे होंगे उसको। तो इसलिए जो जो मकसद है यहाँ पे वो ये है कि आप अपने पेशे के जरिए अपनी आखिरत को संवारें। इस तरह सोचिए आप। और ये बहुत अच्छी बात आपने करी है, इसलिए कि मुझे हमेशा यही यही एक लोगों को यही बात बताने में थोड़ी सी वो दुश्वारी होती है कि भाई आपने तो ये सोच लिया कि भाई ये होगा इस तरीके से, सक्सेस मेरी एक ऐसी होगी, दुनिया तो इधर जा रही है, दुनिया उधर जा रही है, और दुनिया तो कह रही है पैसा कमाओ, दुनिया तो कह रही है ये करो वो करो। वो भाई सब कुछ करें आप, अपने लिए बेहतरी पैदा करें, अपने खानदान के लिए बेहतरी पैदा करें, ऊपर वाला हाथ बने बनिस्बत के नीचे वाले हाथ के, देने वाले बने बनिस्बत लेने वालों के। लेकिन अगर आप इसको देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपके दिमाग के पीछे जो नियत थी ना, वो क्या थी। हम समझते हैं कि दीन जो है हमारा वो कुरान के अंदर है, और जो मुल्ला ने बता दिया मस्जिद में बैठा के वो है। हम उसको अमली शक्ल नहीं दे रहा है कहीं भी। आपके एक एक जो आप इंजीनियर्स हैं ना, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, आपका एक एक एक्शन जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो हुकूकुल इबाद के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। आप अपने अपने जो हुकूक दूसरों के को देने हैं आपको, आप यहां से दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी रोड बनाने से, आप देखते हैं कि टीचर्स हैं, अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने से, क्वेश्चनिंग को रोकना, ये दिमाग की सलाहियतों को कत्ल करने के मुताबिक इक्वट है ये उससे, कि आप कत्ल कर रहे हैं, दिमाग को मार रहे हैं। तो जो भी सवाल है ओपनली पूछें। जब आप पूछेंगे तो आपकी झिझक खत्म होगी, आपको बहुत सी चीजों के लिए नई चीजों की आगाही होगी। और ये तमाम जो गपशप का जो माहौल चलाते हैं हम यहाँ पे, मकसद ही ये है कि ओपन डिस्कशन हो। कोई आपको जज थोड़ी कर रहा है कि आपने कोई बहुत ही आलमाना सवाल कर लिया है और स्कॉलरली बहुत ही जबरदस्त आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। ना ना ना, इसका मतलब ये है कि हम सीखें एक दूसरे से, बोलते किस तरह हैं, बयान कैसे करते हैं अपनी बातों को, और सबसे अच्छी बात जो है, सुनते कैसे हैं। दूसरे की बात को सुनना और उसको समझना, ये है मकसद इन तमाम डायलॉग्स का। हाँ, कोई और सवाल? वैसे ये दोनों सवाल जो थे ना, कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन लाइफ और व्हाट इज सक्सेस, इट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में जो आ रहा हो? हाँ, गो हेड आयशा। आसिया, सॉरी अच्छा। माज, आपका सवाल पहले है, फिर आसिया से लेते हैं सवाल। आसिया अपना हैंड रेस कर लें, ताकि चलें आप आ गई हैं तो चलें आप बोलें। गो हेड आसिया। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मुझे जो है ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं अपने से खुद कुछ करूं। अब मैं जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना वो जल्दी से अब क्या कहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में एंटर हो जाऊं और खुद जो है वो सब कुछ करूं।
लेकिन मुझे ऐसी सराउंडिंग नहीं मिलती। अब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू इंटर्नशिप, अभी भी कर सकती हूँ मैं अगर मैं स्किल्स हासिल कर लूँ तो। लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि आप जो हम साथ मिलके करते हैं, हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा, तो दे ऑलवेज से कि अभी हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है, हम सेकंड ईयर का वेट करेंगे। तो ये मुझे चीज़ बहुत डिमोटिवेट कर देती है कि हम क्यों वेट करें सेकंड ईयर का, हम अभी क्यों नहीं कर रहे। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं किस तरह से अपने इस गोल को, कि मुझे इसी साल डेटा साइंस में इंटर्नशिप चाहिए, इस गोल को कैसे अचीव करूं? थैंक यू। सुहेल, इसका आप जवाब दे पाएंगे? मेरे ख्याल बेहतर शायद। आप ट्राई कर ले पहले, वरना मैं दे देता हूँ आपकी। अ, नहीं, इसमें इनका सवाल ये है कि पहले साल की तालिबा हैं ये, और कुछ इंटर्नशिप करना चाहती हैं ये। अच्छा, तो ये जिक्र इन्होंने किया किस किस डिसिप्लिन में है ये बताइए कि किस डिसिप्लिन में आप हैं? मैं डेटा साइंस में हूँ, डेटा साइंस। बेसिकली। ये तो निस्बतन आसान है। डेटा साइंसेस। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास कितना वक्त है, कितने 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 हफ्ते, कितने महीने, क्या क्या क्या, क्या या हफ्ते में कितने घंटे आपके पास हैं जिसमें आप ये करना चाहेंगी? मुझे घर वालों की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है काम वगैरह की, मुझे कोई कुछ नहीं कहता है, मुझे बस मम्मा कहती हैं कि आप पढ़ लो, तो मतलब मैं पूरा दिन भी लगाऊं तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपके आपकी और जिम्मेदारियां भी तो है ना, तालीमी तौर पे। अगर आप पहली साल की तालिबा हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी जाना, उसके भी तो औकात है ना, कुछ ना कुछ। जी, हफ्ते में 3 दिन हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। सुबह 7 बजे पॉइंट के लिए मुझे निकलना होता है यहाँ से 7:30 तक, और वापसी 5:30 तक आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब कि आपके पास हफ्ते में 4 दिन जो है आप मुकम्मल, तो मतलब 2 से 3 दिन कह लीजिए, क्योंकि आपके पास होमवर्क और दूसरे काम भी होंगे। तो मतलब वक्त अच्छा खासा अवेलेबल है। तो इसमें क्योंकि आप डेटा साइंसेस की तरफ हैं, तो मेरा ख्याल नहीं कि इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल है कि आपको कहीं जो है किसी साथ लिंक कर दिया जाए। तो इसमें आपका मकसद क्या सीखना है, या आप चाह रही हैं कि अपना बिजनेस खुद सेटअप करें? क्या मकसद क्या है आपका? नहीं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सीखना है अभी, क्योंकि अच्छा, मैं ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर सोहेल साहब, फिर हाँ, मैं इसका बता, इसका इसका सोचते हैं फिर थोड़ा सा कि क्या क्या इसके नहीं लिए इसका है मुमकिन है। जवाब तो है। देखो, एक तो तुमने कहा कि तुम जो हो, तुमने अपने दोस्तों से बात कर रही हो और उनसे पूछती हो कि चलो मिल के करते हैं। बाज दफा होता ही है कि मिल के काम नहीं हो रहा होता, और ये तुमको एहसास हो गया कि वो तैयार नहीं है, आप तैयार हैं। ठीक है। उनकी उनका उनको इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ सीख के जाऊंगा तो मैं सीखूंगा। आप कह रही हैं मैं सीखी भी हूँ कुछ थोड़ी बहुत, अब मैं उससे आगे सीखना चाहती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये इसको इसको डिमोटिवेशन के तौर पे ना ले कि आपके दोस्त और साथी जो हैं वो काम करना नहीं चाह रहे जो आप करना चाह रही हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप डेटा साइंसेस के अंदर हैं। हमारे पास इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है डेटा एंड डैशबोर्ड का। मैं देखूं इसमें कौन कौन है आपके ग्रुप में इस वक्त यहाँ पे। लाइबा है। लाइबा, तुम हो अभी उस या महनूर? नो सर, मैं नहीं हूँ। महनूर तुम हो? जी महनूर सर। तुम? हाँ, महनूर जी। बेटा, आप उसमें हो डेटा एंड डैशबोर्ड के इंटर्नशिप में? जी सर। अच्छा। महनूर, तुम जरा इनसे, क्या नाम था इनका, मेरे को मैं भूल गया। आसिया सुहेल। हाँ, आसिया से कांटेक्ट में होके तुम मुबशिर साहब से बात करना, और जो तुम्हारा लीडर है उनसे कहना कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोहेल ने कहा था कि ज़रा आप इस बच्ची का इंटरव्यू ले लें। अगर आप समझते हैं कि ये आप क्वालिफाई कर रही है आपके प्रोग्राम के लिए, तो मैं भी उनको नाम भेज दूंगा। आप ज़रा बच्ची से इनसे, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, आप ज़रा इनसे कांटेक्ट कर लें मैनूर। श्योर सर। चलो ठीक है। चलो, मैं आसिया, तो मैं ना मैनूर से बात कर लेना, तो बाजी तुमको बता देंगी तुमको क्या क्या करना क्या है। ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, माज, आपका सवाल। अरे माज, हाथ उठाया हुआ था, कहाँ चले गए? तो मुझे ढूंढना हेलो, पड़ेगा तुम्हें। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है बेटा, बोलो। सर, पहले मुझे ये सवाल है कि अब क्लास
काफ़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो अब काफ़ी जो है ना मतलब जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो उसमें बच्चे जो है ना सोचते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर लें तो जल्दी भी हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। तो सर मेरा सवाल ये है कि हमें रिलाय करना चाहिए इस पे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इस पे रिलाय करेंगे तो फिर जो सोचने की कैपेबिलिटी होगी उस पर भी अफेक्ट पड़ सकता है। तो सर हमें इस पे रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। मैंने कहा था इल्म तो बहुत सारा है, असल बात है इंटरनलाइज करने की, अंदर लाने की। वो साइकिल चलाने की बात है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप साइकिल चलाना सीखेंगे क्या? या तैरना सिखाएगी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको करना है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्टकट है चीज़ों का। वो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके प्रोफेशनल करियर में आएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टूल चाहिए, वहां पे आप लेकर आएंगे। इस वक्त आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ चीज़ों को करेंगे, आपका असाइनमेंट है मसलन कुछ लिखना है आपको या कुछ बनाना है, आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प के जरिए आपने अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया, आपने मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल किया। तो मसनूई ज़हानत क्या आपको सिखाएगी चीज़ों को? क्या आपने तो शॉर्ट सर्किट कर दिया ना चीज़ों को। आपने अपना लर्निंग का जो प्रोसेस है वो तो उसको ख़त्म कर दिया। तुम अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दीली नहीं देखोगे, जो मैंने शुरू में बिल्कुल कहा था। अगर आप जो सुन्नत है, जो तरीका है सीखने का, आप उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या आपका ख्याल है कि आप सीखेंगे क्या फिर? बस ये सोच लीजिए। अब आप ये सोचिए कोई सर्जन है, फर्ज कीजिए मेडिकल डॉक्टर सर्जन है, सर्जरी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है वो सीखता है। जब चीरा लगाएगा पेशेंट का, असली असली चीरा जब लगाएगा तो उस वक्त क्या होगा फिर? तो क्या आप ऐसे सर्जन के पास जाएंगे क्या? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी है डॉक्टर साहब ने। कल मेरी क्लास थी और एआई की क्लास थी, और हम जनरेटिव एआई के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं उनको बता रहा था कि जब वो लोग अपना रिसर्च पेपर लिखें तो चैट जीपीटी को किस तरह यूज करें। ठीक है ना। बात होती है कि ये जो जितने भी एआई के टूल्स मौजूद हैं ना, ये टूल्स हैं, ये डेस्टिनेशंस नहीं है। ये टूल्स हैं, ये आपको सपोर्ट तो दे सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि मुझे मेरा असाइनमेंट लिख दो, ठीक है ना, उसने असाइनमेंट लिख दिया आपका। लेकिन आप उससे ये भी सवाल कर सकते थे कि मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूं, ये सवाल है, मुझे ये बताओ कि मैं इसको किस तरह अटेम्प्ट करूं। देखा, दो तरीके से आपने चैट करी है। एक में आपने उससे सवाल का जवाब मांग लिया, दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करेंगे उसकी गाइडेंस से। दो मुख्तलिफ चीजें हैं ये। हम जब वर्ड यूज करते हैं चैट का तो हम ये भूल जाते हैं चैट से क्या मुराद है। चैट है डायलॉग। आप बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। आपने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उन्होंने गाइड किया आपको, लेकिन करना आपको है। उन्होंने बताया कि पहले जाओगे और अगर किसी की हार्ट सर्जरी करनी है तो पहले चेस्ट को खोलना है। अब खोलने का तरीका उसने बता दिया है, लेकिन अगर आपके हाथ के अंदर जब वो ग्राइंडर या क्या कहेंगे उसको आया और आपने उसकी चेस्ट की जो बोन है उसको काटना शुरू किया और आपके हाथ हिल रहे हैं उस वक्त, तो उसकी जो नॉलेज उसने आपको ट्रांसफर करी है आपके पास वो पूरी तरीके से पहुंची नहीं है, इसलिए कि आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं करी, आपने उसकी ट्रेनिंग सही तरह से नहीं करी, आपने उसको सही तरीके से अपने तर अब्जॉर्ब नहीं किया। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने शुरू करी थी कि खुदा ताला की जो सुन्नत है ना, जो वो बदलती नहीं है कभी भी। उसने जो तरीक़े कार बता दिया है इंसान को नॉलेज हासिल करने का, वो कभी नहीं बदलता। हम 80s से मैं काम कर रहा हूँ नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर, और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते थे 80s 90s के अंदर, तो हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता था कि देयर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज, एक्सप्लिसिट और टैसिट, और आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे कि जो दिमाग में है ना, कि अगर हमने उसको लिख लिया ना, क्वांटिफाई कर दिया, उसको लिख लिया और हमारे पास एक लिखी हुई चीज आ गई,
अब मैं उसको नॉलेज को दूसरे तक पास ऑन कर सकता हूँ। लेकिन आपको मालूम है जब हमने रिसर्च करनी शुरू करी कि यार ये जो डाइज होती हैं जिससे आप अपने हुड बना रहे हैं, डोर बना रहे हैं, तो डाई का पंच आता है और वो एकदम से वो एक शीट मेटल जो है कन्वर्ट हो जाती है एक पार्ट के अंदर। जब हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी तो हमको पता चला कि हमारी जो मैकेनिक्स की थ्योरीज थी ना, ठीक है ना, वो कहीं कहीं तो अप्लाई होती हैं और कहीं अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास जो मैकेनिक्स की थ्योरी थी वो गलत थी। प्रॉब्लम ये हुआ था हमारे साथ कि हमारी नॉलेज जो थी वो इनकम्प्लीट थी, ठीक है। और उस इनकम्प्लीट नॉलेज का नुकसान क्या हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि ये डाई जो है इसने किस तरीके से एक करेक्टर लाइन या एक कर्वेचर को क्रिएट कर दिया सही तरीके से। आप उसको बार बार हम चेंज करते थे, डाई के अंदर चेंजेस लाते थे और फिर पंच मार के देखते थे क्या अब बन गया क्या सही, ठीक है ना। ये ट्राई पे ट्राई होती चली आती थी और अनटिल अनलेस कि हमको एक परफेक्ट पार्ट मिल जाता था। कहा जाता था उस जमाने में कि यार ये तो ब्लैक साइंस है साली, ये काला जादू है, पता ही नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब हमने उसको सीखना शुरू करा, समझना शुरू करा, तो लेकिन हुआ क्या आखिर में, हम वो वाली बात अंटिल मैं उसको फिजिक्स में ना ट्रांसफर कर लूं, मैं उसको आगे पास नहीं कर सका। तो मुझे फिजिक्स में कन्वर्ट करना पड़ा, उसको साइंस में लाना पड़ा। तो ये जो है ये बात कि हम एआई को किस तरह यूज करेंगे, बेटा एआई को सिर्फ और सिर्फ एज अ टूल यूज करें टू सपोर्ट योर एक्टिविटीज। इट इज अ ग्रेट टूल टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट यू। कि तुम्हारे पास क्या, तुम मुझसे कहो कि मुझे क्रिएटिव राइटिंग करनी है, सो मेरा एक आप ये पैराग्राफ है, मैं इसमें किस तरह से चेंजेस करूं। आप ये नहीं कह रहे कि मुझे चेंज करके दो, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चैट करो तो इस तरह करो कि आप ये पूछना चाह रहे हो उससे कि यार मैं इसमें किस तरह के चेंजेस करूं। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो पहले आपको ये बताएगा कि अच्छे राइटर की क्या खूबियां होती हैं, और फिर ये बताएगा कि आपके का जो पैराग्राफ है उसमें कौन कौन सी कोताहियां हैं, कौन कौन सी कमी है, और उसको फिर ये बताएगा आपको तीसरी चीज कि इसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और आखिर में वो आपको एक एग्जाम्पल देगा कि मैं तुमको एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूं कि किस तरीके से करो। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम वो आखिरी वाला जो चीज है ना वो पिक करते हैं, और जो उसने पूरी गाइडेंस दी है ना हमें, को टोटली इग्नोर कर देते हैं। बाय द वे असाइनमेंट में तो हम यहाँ पे बड़े इत्मीनान से सुकून से चैट जीपीटी के जितने भी सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं ये मालूम करने के लिए कि क्या ये एक्सट्रैक्ट हुआ है किसी भी जनरेटिव एआई से। जरूरी नहीं चैट जीपीटी हो, देयर आर सेवरल नाउ। तो ये बहुत आसानी होती है। पता नहीं पाकिस्तान में अभी किसी को ये बात समझ में आ गई है कि किस तरह हम मालूम कर सकते हैं ये, लेकिन ये मालूम हो जाता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग यूज करो, मैं बहुत ही उसके हक में हूं, लेकिन एज अ टूल यूज करो, गाइडेंस के तौर पे, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरा ये भी याद रखना कि ये इसके पास ये अक्ले कुल नहीं है। अक्ले कुल का मतलब ये है कि इसके पास सारी नॉलेज नहीं है। चैट जीपीटी भी सिर्फ सिर्फ 5 साल की नॉलेज यूज कर रहा है अभी, और उसी से जनरेट कर रहा है। और याद रखें आउटपुट उतना ही अच्छा होगा जितना इनपुट था। अगर इनपुट गार्बेज था ना तो गार्बेज ही मिलेगा आपको। तो अभी तक हमने उसकी ऑथेंटिसिटी को फाइनलाइज नहीं किया। एनी अदर डॉक्टर क्वेश्चन? डॉक्टर सोहेल साहब, मुझे हाँ, जाना है, एक और मेरी मीटिंग भी है, अच्छा मैं थोड़ा उसमें लेट हो गया, लेकिन देखिए कोई और हो तो 2-4 हाँ, मिनट में तो अबरार का बताइए। एक सवाल है, अबरार गो है। और आसिया का तो हो गया, अबरार आपका, अबरार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे को सारे सवालों के जवाब तकरीबन आपने दे दिए। एक्चुअली मैं एक सेशन कनेक्ट कर रहा था पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में ना, हमारे डिपार्टमेंट को मतलब ऑफर हुआ था। तो उस सेशन में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने यही सारी बातें की थी ना चैट जीपीटी की वगैरह के हवाले से। असल में मेरा भी अभी एक गोल है कि जो मैं डिपार्टमेंट में हूँ ना अपने रिस्पेक्टिव ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बट इंशाल्लाह अगले साल मैकेनिकल में जाने की कोशिश करूंगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब मैं अभी से ही जो चीजें हैं मशीन के इन सिस्टम ऑफ मशीन इन
टर्म्स ऑफ सर्किट्स वगैरह जो भी है, उनको मतलब मैं अभी से ही एआई से मतलब कन्वर्ट करना जो शुरू करूंगा, ताकि मुझे फ्यूचर में कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो या कोई परेशानी नहीं हो। तो लेकिन मसला ये है कि अगर जैसे कि आपने बताया कि चैट जीपीटी उसके पास तकरीबन नॉलेज नहीं होती, बस नॉर्मल सी नॉलेज होती है, और वो सम टाइम मतलब ऐसा गलत जवाब भी दे देता है। हमारे पास जो सर शाह थे, जो सीआईएस के टीचर थे, प्रोफेसर, उन्होंने मतलब ये सारी बातें बकायदा प्रूव करके ही बताई थी। उन्होंने कोई शायद एक शायरी लिखी थी, उस शायरी को मतलब उन्होंने चैट जीपीटी पे पूछा था, और तुर्की पता नहीं कुछ उसने लिखा था, और उसने उसका उल्टा जवाब दिया। मैंने वो दैट टाइम शॉक्ड ना कि मतलब ये कैसे हो गया। तो सर ने कहा मतलब एआई के पास पूरा नॉलेज नहीं होता, मतलब वो सब चीजें नहीं दे रहा होता आप लोगों को। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी से ही उसको कन्वर्जन करूँ, तो किस हिसाब से मतलब मैं करूँ, मेरे पास तो कोई सोर्स भी नहीं है ना। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कोई किताब रिकमेंड करते हो, उस किताब को पढ़ने के लिए मुझे टीचर की नीड होगी। तो इसका मतलब कोई मुझे आप आइडिया दे सकते हैं अभी से ही, मतलब मैं एआई को किस तरह से मतलब कन्वर्जन। थैंक यू। अच्छा, एआई के ऊपर हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, और मशीन लर्निंग के ऊपर भी। तुम खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी पाइथन स्टार्ट नहीं किया, तो आपका जो अप्रैल में जब छुट्टियां शुरू होंगी आपकी, रमज़ान के अंदर, रमज़ान के बाद सॉरी, तो उसमें हम दो प्रोग्राम्स करेंगे आगे पीछे। एक इंट्रो टू पाइथन और एक इंटरमीडिएट पाइथन फॉर एआई। तो ये दो प्रोग्राम जो होते हैं, ये आपको टारगेटेड प्रोग्राम होते हैं, और इसमें अगर आप उनके लिए होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस या ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे जहाँ पे पाइथन मैंडेटरी है। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल है, उसके अलावा ये जो तुम्हारे आईएम है, ऑटोमोटिव है, पेट्रोलियम है, इन सब के लिए होती है ये। तो उसको तुम अटेंड करना, तो तुम्हारे को एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी वहां से कि स्टार्टअप कैसा होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी याद रखो कि ये हमने जो आज जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ना एआई और जीएआई के बारे में, ये आज के स्टेटमेंट हैं। कल ये स्टेटमेंट बदल जाएंगे, इसलिए कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे उनकी एक्सपेंशन हो रही है। जैसे वैसे टाइम गुजर रहा है वैसे ही उसकी जो क्लैरिटी है और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ रही है, यानी कि कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। इसी तरह से हमारे पास एक अलग से काम चल रहा है जो कि ये देख रहा है कि क्या चीज जो हमने डाली है वो कितनी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है, कौन सा फैक्ट है कौन सा फैक्ट नहीं है, कौन सा लॉ को ब्रेक किया जा रहा है कौन से लॉ को ब्रेक नहीं किया जा रहा। तो आप कभी चैट जीपीटी पे जाके जरा ये इस पे गौर करवाएं कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉम है जो कहती है कि अर्थ इज फ्लैट। ठीक है ना, आप जरा क्वेश्चनिंग करें, उससे जाके चैट करें उस बात को कि मुझे समझाओ, मेरा मेरा दोस्त कहता है कि अर्थ इज फ्लैट। ठीक है ना, और ये तमाम का तमाम जो नासा ने गेम बना रखा है ये सब गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं है, अर्थ तो है, फ्लैट है बिल्कुल। ये गोल वोल का कोई भी वो नहीं है। तो आप जब इस तरह से बात करेंगे ना, तो वो आपको अब वो फैक्चुअल बात बताएगा आपको। अब वो बात बताएगा जो साइंटिफिकली तौर पे प्रूव है। आप ये कहेंगे मैंने तो मैं तो समझता हूँ कि ग्रेविटी नहीं है और ये जमीन पे नहीं गिरती है, ऊपर जाती है। कोई भी चीज जमीन पे नहीं गिरेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। आप बात करें उससे, आपको समझाएगा वो, क्योंकि ये प्रूवन चीज है। लेकिन अब जब आप परसेप्शंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे आके चैट जीपीटी जो है वो परसेप्शन जो है इंसानों के मुख्तलिफ होते हैं। तो उसकी वजह से वो उसको उसका जवाब आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। आपने एक शायरी लिखी और आपने कहा कि मुझे इसका मतलब समझाओ। ठीक है ना, आपने मीर का एक शेर डाल दिया, कहा मुझे समझाओ इसका मतलब क्या है। तो आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन जो होती है वो मुख्तलिफ परसेप्शन के लिहाज से हो जाती है। फिर कभी कभार आपने एक ओपिनियन मांगा किसी चीज से, उसके अंदर भी गलत, उसमें भी गलतियां होंगी। इसलिए कि ओपिनियंस और परसेप्शंस जो होते हैं वो फैक्चुअल नहीं है, वो आपके अपने जनरेटेड हैं। अब आपने अपने फैक्ट्स को सामने रख के वो क्रिएट करें, और उसने वही चीज ले रखी है। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ मैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब बहुत। ये एक हमारे साथी थे, उनसे मैंने पूछा था, अरब थे वो, लेबनान से ताल्लुक़ था उनका। तो मैंने कहा देखो हम तो जो गैर अरब हैं, हम तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, एक ही सूरत को, एक ही आयत को बहुत दफ़ा पढ़ लिया, लेकिन तुम तो अहले ज़बान हो तुम लोग तो।
तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उसी एक आयत को, एक सूरत को, एक सफ़े को, एक रुकू पढ़ने से? तो कहते हैं कि अजमल, जब आप उसको दोबारा दोबारा पढ़ते हैं ना, तो उसके नए नए माने आप पे खुलते हैं। वो माने वो नहीं होते जो कि आपके पहले जहन में थे। और फिर मैंने उसको इस तरह समझा कि आदमी का तजुर्बा जो जिंदगी का है वो बदल तब्दील होता रहता है। तो आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर का वही ड्रामा आप पढ़ रहे हैं, इकबाल की वही शायरी पढ़ रहे हैं, रूमी की वही शायरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी के तजुर्बात बदल गए। तो जब आपको उससे मतलब निकलेगा वो फ़र्क होगा। और ये बात जो है डॉक्टर सोहेल अभी कह रहे थे, परसेप्शन वाली है। डॉक्टर साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं असल बिल्कुल में डॉक्टर साहब, ठीक है, एक चलिए। मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, और हम चाहेंगे कि आप फिर हमारे साथ एक और गुफ्तगू में आएं। और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई होती है जो कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हुए इतनी दूर आप लोगों से हम जब अपना वक्त निकालते हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, ख़ास तौर पे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार होता हूँ इस मसले पे कि आपने इतना जो चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद आप अपने आप को एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, और आपने आज की तरह आपको अभी दोबारा मीटिंग में जाने और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत आपका। शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा भी दावत दूंगा और उम्मीद है आप हमारी दावत कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह, चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम मेहरबानी, वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, बाकी लोग अगर आप एक मिनट रुक जाएं, मुझे मालूम है कि आप सबको एग्जाम की तैयारी है और आपको करना पढ़ने के लिए जाना होगा। अ, मैं फिर नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ ताकि जो 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 नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो एग्जाम वगैरह ख़त्म हो चुके होंगे इनके, तो फिर मैं एक सेशन रखूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को हम एनईडी स्कॉलर्स के बारे में बताएं। बड़ा अफसोस हुआ कि आज ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन और इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैनू, आप आसिया से बात कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बात होती है। किसी को कोई और सवाल तो नहीं पूछता? किसी कुछ और मालूमात तो नहीं हासिल करनी? आप लोगों के चेक्स, जो नए लोग हैं, वो नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो चेक्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मिल जाने चाहिए आप लोगों को। हाँ माज? सर मेरा सवाल ये है कि अब जैसे जो है ना, मेरा एक कोर्स है, उसके अंदर मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, और बाकी कोर्स कुछ भी बाकी भी हैं कुछ कोर्सेज जिनमें जो है कॉन्सेप्ट तो सही आ जाते हैं, जैसे फाइनल पेपर होता है उसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे समझ आ जाता है क्वेश्चन का। लेकिन जो है ना, फिर भी या तो मैं कोई कैलकुलेशन में मसला कर देता हूँ, और मेरे मतलब मोटिवेशन नहीं होती कि मतलब मैं इसको इम्प्रूव करूँ। मुझे बस ये होता है कि बस कॉन्सेप्ट आ गया बस काफ़ी है, इस तरह का होता है। देखो, एक होता है कि हम अपने कोर्स के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी बहुत शुरू में अपने गुफ्तगू के अंदर, वो ये थी कि मकसद होना चाहिए कि नॉलेज हासिल की जाए। ठीक है ना? नॉलेज को गेन किस तरह, गेज कैसे करेंगे, यानी कि किस तरह आपने इनके आपका नोट करेंगे कि आपने बाकी नॉलेज हासिल कर ली या नहीं करी। ठीक है ना? आपने कहा कि आप कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपने जो कैलकुलेशन की गलती करी है वो आपकी एग्जाम की इवैल्यूएशन में आपको लो मार्क्स तो दे देगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली आपने सीखा है वो आप सीख चुके हैं। जो आपको कॉन्सेप्चुअली आने चाहिए थे ना किसी चीज के बारे में, मैं किसी से पूछूंगा गायरोस्कोप क्या है और किस तरह काम करता है। ठीक है ना? अब आप अपनी पूरी थ्योरी बता सकते हैं, मुझे गायरोस्कोप के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास ये एग्जाम में सवाल आता है और आप वो सवाल एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करते हैं और उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस की बात थी, आपने वहां पे अब उस कैलकुलेशंस को देखने की कोशिश करी, लेकिन आपसे कोई गलती हो गई कैलकुलेशंस के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गायरोस्कोप के बारे में जो उसकी बेसिक है, उसकी जो जो उसकी यूटिलिटी है या उसको कहाँ यूज कर सकते हैं वो नहीं आता। आपको वो नॉलेज आ गई है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, उस नॉलेज की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ गेज करना वो नहीं आया। आपको जिस तरह दुनिया आपसे चाह रही है ये मालूमात करने के लिए कि आपको ये चीज मालूम है या नहीं मालूम, तो उसने एक गेज बना रखा है। आप उस गेज के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे, लेकिन आपको आता है। आप कोई दूसरा गेज लेके अगर वो करे, आपका एग्जामिनर कोई और सवाल कर ले जिसके अंदर फर्ज करो वो कैलकुलेशन नहीं मांग रहा आपसे और आपसे एप्लीकेशन मांग रहा है,
और आपसे पूछ रहा है कि उस एप्लीकेशन में किस तरह करोगे कैरोस्कोप का इस्तेमाल, आप उसका जवाब ज्यादा अच्छी तरह से दे देंगे। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होते हैं ना नॉलेज को गेज करने के, वो डिफरेंट होते हैं, और उससे उससे आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस आप चाहते हो कि आप उस गेज के ऊपर ही एक्सेल करें जिस गेज के ऊपर आपकी आपको यूनिवर्सिटी अप्रिशिएट करेगी। तो यूनिवर्सिटी के अप्रिशिएट करने का एक एग्जाम के 15 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। उन क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर तरीक़ाकार है, उसी तरीक़ेकार में वो क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जो कि सालों सालों से हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह में जब दूसरी जगह पे आओगे तो हम देखोगे यहाँ पे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं आपके नॉलेज को गेज करने की। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि आप हर आदमी मैथ्स में बहुत अच्छा हो और एक्सेल कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर कम्युनिकेट कर सके, जरूरी नहीं है कि एक आदमी खड़े होकर अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा किस लिहाज से अपनी कौन सी चीज को ज्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकता है। तो इस पे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि आपसे कोई गलती हो रही है। ये देख जरूर करें कि आप इस तरह से जरूर करें कि आप अपने यूनिवर्सिटी के गेज के ऊपर उसमें उसमें लो होने की जरूरत नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर बना लें, आपका एवरेज इतना होना चाहिए, बस। अगर आप उस एवरेज के ऊपर हैं तो इट्स वेल एंड गुड। पोजीशन हासिल करना एक अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट और नॉलेज हासिल करना एक टोटली डिफरेंट होती है चीज। हमारे एक उस्ताद थे डॉक्टर जमील अहमद खान, आप अभी भी वो हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के चेयर भी थे कई सालों से, और उनकी खूबी ये थी कि वो गैस डायनेमिक्स और एडवांस पढ़ाया करते थे। और आज भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि आज भी वो अपने आप को लेटेस्ट आर्टिकल्स में इन्वॉल्व रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। इस उम्र में भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग फोरम है उनका, उसके वो हेड है, और आज भी इस उम्र के अंदर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्या है, उनको उनको ये नहीं है कि वो कोई अब उनको देख रहा है या उनको कोई और अभी दुनिया फतह करनी है। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर ये मौजूद है मादा कि जो कहता रहता है उनसे कि मुझे नई चीज मालूम करके बता। ये जस्तुजू जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंजीनियर्स के लिए। और हमारे इंजीनियर ज्यादातर वंस दे ग्रेजुएट दे फॉरगेट अबाउट रीडिंग फ्रॉम बुक और अंडरस्टैंड। हेलो, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, किसी और का भी सवाल था जिसने चैट में लिखा था, अगर पूछना है जल्दी से पूछ लें प्लीज। हाउ कैन वी गेट द कैट पॉलिसी, कैन वी an idea of it, दिस कॉज मी न्यू की। इब्रार क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नई न्यू है ना, मतलब स्कॉलरशिप में तो जो हमारे चेक्स वगैरह होंगे वो किस तरह से मतलब हम प्रोवाइड होंगे, मुझे सीरियसली नहीं पता है। उसमें लिखा हुआ था आपके लेटर के अंदर कि आपको सीएसए ऑफिस से मिलेंगे, और सीएसए ऑफिस आपको फोन करके बताएगा कि आपके चेक रेडी हैं और आके ले जाइए। और ये भी हो सकता है अच्छा कि सर। 14 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, 14 या 15 को फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है उसमें बटे वो, ये भी हो सकता है। अच्छा सर, जो आपने मुझे मेल किया था ना, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास है सर, वो आप मुझे सेकेंडली दोबारा सेंड कर सकते हैं? अच्छा, देखेंगे तो मुझे ईमेल कर दो। अच्छा, ओके ये सर। कौन है? अनम फारूक, आपका क्या सवाल था बेटा? अनम फारूक। और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप उर्दू को रोमन इंग्लिश में लिखें। या तो आप पूरा उर्दू के अंदर लिखें या पूरी चीज इंग्लिश में लिखें, ये इन बिटवीन जो है ना बिल्कुल ना लिखें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोले। सर मेरा ये सवाल था कि मैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो था किसी कंप्यूटर की फील्ड में जाने का।
तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो अभी मेरा एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये मेरी इस सब्जेक्ट की वजह से मेरी जीपीए इफेक्ट करती है और मैं फील्ड चेंज नहीं कर पाती, तो मैं इस फील्ड में आगे कैसे मतलब सक्सेस अचीव करूँगी? देखिए, अब मुझे ये आपको ये बात मालूम है कि आपका गोल जो है वो क्या है, ठीक है? आपको ये भी मालूम है कि उस गोल तक को अचीव करने में आपकी हिंड्रेंस कौन सी है, ठीक है ना? तो अगर तो आपके लिए आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपकी सारी की सारी मेहनत इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि जो इशू आ रहा है आपका, उसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर आपको मैकेनिक्स में इशू आ रहा है, तो आप अपने ही जो इतना बड़ा ग्रुप है आपके 90 से प्लस स्टूडेंट्स का, आप इनमें से किसी से पूछ सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मेरी हेल्प कर सकता है इसको समझाने में मुझे। इसलिए कि ये नहीं कर सकते आप कि आप अपने गोल को बदलते हैं। ड्रीम जो होती है वो हमेशा बहुत बड़ी होनी चाहिए, और ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो आपको स्ट्रेटजीज यूज करेंगे और टैक्टिक्स यूज करेंगे, वो आपको हमेशा सामने रखनी चाहिए। प्रॉब्लम जो होता है वो तो आएगा, आपको बहुत सी चीजों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको उसका मतलब ये है कि उस पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, उस पर ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है आप प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका अब दिमाग जो है वो ए और बी, प्लान ए और बी दोनों जगह हो गया। आपने अभी तक पूरी कोशिश ही नहीं करी प्लान ए क्यों होगा, तो कभी भी बीच में नहीं करते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी चीज के अंदर, तो आप उसको और ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करें, दूसरों से मदद लेने की कोशिश करें, दूसरों से मालूमात करने की कोशिश करें, दूसरों को इन्वॉल्व करें, ग्रुप स्टडीज करें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इनहेंसिंग दिस। और आपके अपने यहाँ पे ग्रुप में कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जिसको बहुत अच्छी मैकेनिक्स की नॉलेज होगी, जो आपको बैठ के आपको प्रॉब्लम समझा सकता होगा। आपके अपने ग्रुप के अंदर कोई ऐसा क्लास फेलो होगा जो आपको अच्छी तरह समझा सकता होगा। तो ये चीजें जो है ना, पहले बजाय इसके कि आप गोल बदलें कि मैं उसके बाद क्या करूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, वो बात की बात है। पहले अटेम्प्ट कर तो करें, पहले आप कोशिश तो पूरी करें ना। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि पहले से आप अपना सेकंड प्लान बनाए, पहले आप देख लें पूरी कोशिश करके कि क्या होगा, उसके बाद दूसरा प्लान भी देख लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। कोई और सवाल? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉक के ऊपर, और मैं फिर बताऊंगा आपको, या आपके जो लीडर्स हैं वो बताएंगे आपको कि क्या प्रोग्राम है नेक्स्ट वीक का। हाँ जी, इस्लाम डॉक्टर साहब, मुझे कुछ चीज़ डिस्कस करनी थी आपसे, इफ अवेलेबल देन आफ्टर दिस मीटिंग। हाँ चलें, चलिए मैं कर एक दो मिनट।